रोनन ने बस सबसे साधारण तलवार खींचकर वार किया, लेकिन उसी वार ने सोर्ड सेंट महिला को गहरे सदमे में डाल दिया। ऊपर से देखने पर ऐसा लगा कि रोनन ने केवल एक ही वार किया है, लेकिन वास्तव में उसने 3 वार किए थे। इतना ही नहीं, उसने आखिरी वार की गति जानबूझकर सबसे धीमी रखी, मानो उसे डर हो कि साम्राज्य की सबसे बड़ी अकादमी के प्रोफेसर उस वार को देख ही नहीं पाएंगे। उसके इस घमंडी व्यवहार से सोर्ड सेंट क्रोध से भर उठी और उससे पूछा कि उसने ये तलवारबाजी किससे सीखी है। लेकिन रोनन ने कभी किसी से व्यवस्थित रूप से तलवारबाजी नहीं सीखी थी। उसकी सारी ताकत पिछले जन्म में सैकड़ों युद्धों के दौरान संघर्ष करते हुए निखरी थी, और रोनन आज यहाँ तक वापस आ सका तो उसकी वजह एक महिला का चुंबन था। उस समय अचानक 3 अत्यंत शक्तिशाली 4 पंखों वाले दैत्य इस दुनिया में आ गए थे। वे साम्राज्य के भीतर हर जगह तबाही मचा रहे थे। केवल एक सप्ताह के भीतर उन्होंने साम्राज्य के आधे से भी अधिक क्षेत्र को नष्ट कर दिया। दैत्य को रोकने के लिए रोनन की शहर रक्षा सेना पूरी तरह समाप्त हो गई। आखिरकार रोनन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आखिरी दैत्य को मार डाला, लेकिन उसी के साथ उसका जीवन भी समाप्ति के करीब पहुंच गया। वह अकेला खड़ा अपने सामने फैले विनाश को देख रहा था। उसके दिल में केवल वीरानी बची थी। तभी अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये मेरी गलती थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तुम्हारे जैसा शक्तिशाली इंसान भी होगा। रोनन घबराकर पीछे मुड़ा। उसने देखा कि आवाज उसी दैत्य की थी जो अभी अभी मर चुका था। क्रोध में रोनन ने उसके चेहरे पर जोर से पैर रख दिया। तुम लोगों की वजह से आधा साम्राज्य कब्रिस्तान बन गया, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? इतना कहकर उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें पता है बाकी 2 दैत्य कैसे मरे थे? एक को लाल ड्रैगन की आग ने राख बना दिया और दूसरे को जादूगरों ने हमेशा के लिए सील कर दिया। उसे लगा कि उसकी बातें दैत्य को क्रोधित कर देंगी, लेकिन दैत्य बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। शक्तिशाली मानव, सच्चाई को इतनी सतही बातों से मत समझो। तारों की संतानें अपनी इंद्रियां एक दूसरे के साथ साझा कर सकी हैं। मुझे पता है वे कैसे मरे। मुझे ये भी पता है कि उनसे लड़ने वाले सभी लोग भी पूरी तरह मारे जा चुके हैं। अब इस भूमि पर तुम्हारे जैसा कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं बचा। इसलिए जिस दुनिया की रक्षा के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी, वो अंततः तारों की रोशनी में डूब जाएगी। उसके इतना कहते ही रोनन ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद रोनन बिना किसी उद्देश्य के भटकने लगा। वह अपने जीवन के आखिरी पलों में इस दुनिया को थोड़ा और देख लेना चाहता था। इसी दौरान उसे बहुत धीमी सी मदद की पुकार सुनाई दी। वह अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को घसीटते हुए उस आवाज की ओर बढ़ा, लेकिन सामने खड़े व्यक्ति को देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अदेशन महान सेनापति अभी भी जीवित होंगे। उन्हें जीवित देखकर रोनन को थोड़ी राहत मिली। रोनन को देखते ही महान सेनापति ने तुरंत पूछा, क्या हम यह युद्ध जीत गए? जब उन्हें पता चला कि रोनन ने आखिरी दैत्य को भी मार दिया है तो उन्होंने राहत की सांस ली। बहुत धन्यवाद रोनन। रोनन ने उसी समय उनसे एक अनुरोध किया, अगर आप सच में मेरे आभारी हैं तो कृपया मेरे साथियों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करवा दीजिए। पहले सैनिकों के शवों को यूं ही फेंक दिया जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने बेहद बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। वे सम्मान के साथ दफनाए जाने के हकदार हैं। महान सेनापति ने दुख भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी अब ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहूंगा। यह काम तुम्हें ही करना होगा। इतना कहते ही रोनन जोर जोर से खांसने लगा। शायद आपने मुझे जरूरत से ज्यादा आंक लिया है। मेरी हालत ऐसी है कि मैं बस हर एक पल किसी तरह जिंदा हूँ। अफसोस, अभी भी बहुत से काम बाकी रह गए। महान सेनापति ने पूछा, अगर तुम्हें फिर से जीने का मौका मिले तो तुम क्या करना चाहोगे? ये सवाल सुनते ही रोनन की आंखों में हल्की चमक आ गई। शायद मैं अकादमी में पढ़ने जाऊंगा। ये मेरी दिवंगत बड़ी बहन की इच्छा थी, लेकिन अब शायद वह कभी पूरी नहीं होगी। जल्द ही मैं भी अपने परिवार से जा मिलूंगा। जैसे ही रोनन ने अपनी बात पूरी की, अचानक आसमान साफ हो गया और सूरज की कुछ किरणें धरती पर उतर आईं। लेकिन अगले ही पल दोनों की आंखें भय से फैल गईं। आकाश में एक 8 पंखों वाला दैत्य दिखाई दिया। तभी उन्हें समझ आया कि जिन 4 पंखों वाले दैत्यों को उन्होंने अपनी जान देकर हराया था, वे असली खतरा नहीं थे। 8 पंखों वाला दैत्य ही उनका वास्तविक रूप था, और उसके साथ अनगिनत 4 पंखों वाले दैत्य भी मौजूद थे। जैसे ही वह 8 पंखों वाला दैत्य उतरा, महान सेनापति की आंखों में केवल निराशा रह गई। यह तीसरी बार था जब वह दैत्यों से लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अंत ऐसा होगा। इसके विपरीत रोनन ने दृढ़ता से अपनी तलवार निकाल ली। महान सेनापति ने अपने मुंह से एक मोती बाहर निकाला और रोनन की ओर बढ़ा दिया। ये एक ऐसा मोती है जो समय को 4 बार पीछे मोड़ सकता है। मैं इसका 3 बार उपयोग कर चुका हूँ। यही वह रहस्य है जिसकी वजह से मैं एक साधारण दर्जी से महान सेनापति बन पाया। अब इसकी आखिरी शक्ति मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस दुनिया को बचाने की असली कुंजी तुम ही हो, और अगर भविष्य में तुम फिर मुझसे मिलो तो मुझे समझाना कि मैं ईमानदारी से सिर्फ एक दर्जी बनकर रहूं। अगले ही क्षण रोनन ने दोबारा आंखें खोली। वह अपने बचपन के गांव में वापस आ चुका था। अपने चारों ओर वही परिचित दृश्य देखकर वह कुछ देर तक यकीन ही नहीं कर सका। महान सेनापति ने जो कहा था वह सच था। दैत्यों के आने में अभी 10 साल बाकी थे, लेकिन क्या वह अकेला सचमुच इस दुनिया को बचा पाएगा? अचानक उसे कुछ याद आया। अगर यह सब सच है तो इसका मतलब वह अपनी बड़ी बहन से भी फिर मिल सकता है। ये सोचते ही उसने जमीन से एक टहनी उठाई और तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसकी नजर कुछ गुंडों पर पड़ी जो एक बच्चे को तंग कर रहे थे। ध्यान से देखने पर रोनन चौंक गया। वह बच्चा रस्सी से नहीं लटका था, कोई उसे जादू से हवा में तैराए हुए था। रोनन को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा जादू युद्ध भूमि में भी बहुत कम देखने को मिलता था। इतने छोटे से गांव में ऐसा दुर्लभ जादू जानने वाला कोई कैसे हो सकता है? इस समय पीले बालों वाला लड़का उस बच्चे से पूछ रहा था, और पैसे हैं या नहीं? बच्चे ने जवाब दिया, मेरे सारे पैसे माँ की दवा खरीदने में खर्च हो गए। ये सुनते ही पीले बालों वाला लड़का गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत जादू करने वाले लड़के को आदेश दिया कि उस बच्चे को और ऊपर लटका दे, लेकिन दयालु ऐशर ऐसा नहीं करना चाहता था। इससे पहले कि ऐशर अपना जादू हटा पाता, रोनन ने आगे बढ़कर उसकी खोपड़ी पर टहनी से जोरदार वार कर दिया। अगर अभी नहीं रुके तो वह बच्चा मर जाएगा। यह सुनते ही ऐशर ने तुरंत बच्चे को नीचे उतार दिया, लेकिन पीले बालों वाला लड़का भड़क उठा। उसने कहा, और तुमने मान लिया? क्या तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं?
रोनन ने एशर को अपनी ओर खींच लिया। इन कूड़ों पर ध्यान मत दो, पहले मुझे बताओ तुमने ये टेलीकिनेसिस मानसिक शक्ति वाला जादू कहाँ से सीखा? घबराए हुए एशर ने धीरे से कहा, मैंने एक घूमने वाले व्यापारी से जादू की किताब खरीदी थी और उसी से खुद सीखा। ये सुनकर रोनान दंग रह गया। इतनी सस्ती जादू की किताब से सीखकर भी एशर इस स्तर तक पहुंच गया था। रोनन को तुरंत महसूस हुआ कि भविष्य में दैत्यों से लड़ाई में एशर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। उसी समय गुस्से में पीले बालों वाले लड़के ने तलवार निकाल ली और पूरी ताकत से रोनन पर वार कर दिया। लेकिन रोनन ने एक नजर में उसकी कमी पहचान ली। उसके वार में ताकत तो थी, लेकिन उसकी मुद्रा पूरी तरह गलत थी। रोनन ने केवल हल्का सा शरीर मोड़ा और हमला आसानी से बचा लिया। ये देखकर पीले बालों वाला लड़का घबरा गया। फिर भी उसने खुद को दिलासा दिया, लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि बच गए। अगर अभी घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लो तो मैं सिर्फ तुम्हारा एक हाथ काटूंगा और जान बख्श दूंगा, और तुम्हारी खूबसूरत बहन का ख्याल भी मैं अच्छी तरह रखूंगा। हर बार उसे देखकर मेरा मन उस पर आ ही जाता है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका एक कान हवा में उड़ गया। रोनन के चेहरे पर भयंकर क्रोध था। उसकी बहन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह किसी को भी उसकी बहन का अपमान करने की इजाजत नहीं दे सकता। यह दृश्य देखकर बाकी गुंडे पूरी तरह डर गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि रोनान ने सिर्फ एक टहनी से तलवार जैसी ताकत वाला वार कर दिया था। उन्हें समझ आ गया कि वे उसके सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपना सारा पैसा उस बच्चे को दे दिया और डरकर वहां से भाग गए। इसके बाद रोनान ने एशर से कहा, 3 दिन बाद यही मुझसे मिलना। अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। कुछ ही देर में रोनान घर पहुंच गया, लेकिन वह दरवाजे पर ही रुक गया और अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बड़ी बहन का सामना कैसे करे और उससे क्या कहे, क्योंकि पिछले जन्म में वह बिना कुछ बताए घर छोड़कर चला गया था और अपनी बहन से आखिरी बार भी नहीं मिल पाया था। जब वह सचमुच अपनी बड़ी बहन के सामने पहुंचा तो उसके मुंह से केवल एक ही बात निकली, मैं वापस आ गया हूँ। इसके साथ ही उसने अपनी बहन को उसके पसंदीदा फूल भी दे दिया। उसकी बहन बेहद खुश हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका छोटा भाई जो बचपन से इतना शर्मीला था एक दिन उसे फूल भी देगा। खुशी से उसने तुरंत पूछा, आज खाने में कुछ और बनाऊं? लेकिन रोनन ने मेज पर रखे 18 तरह के व्यंजन और एक सूप को देकर तुरंत मना कर दिया। खाना खाने के बाद रोनन ने अपनी बहन से कहा कि वह अकादमी में पढ़ने जाना चाहता है। ये सुनते ही उसकी बहन खुशी से उछल पड़ी। उसने कई बार पूछा कि क्या रोनन सचमुच गंभीर है, क्योंकि वह बहुत समय से चाहती थी कि उसका भाई अकादमी में पढ़े। जब रोनन ने हाँ कहा तो उसकी बहन दौड़कर कमरे के एक कोने में गई। काफी देर तक सामान उलटने पलटने के बाद वह एक बड़ा घड़ा लेकर लौटी। घड़े के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। रोनन ये देखकर दंग रह गया। उसने पूछा, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? उसकी बहन ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए जमा किए हैं ताकि जिस दिन तुम अकादमी जाना चाहो उसी दिन जा सको। रोनन मुस्कुराया, लेकिन उसने कहा, ये पैसे अभी भी पर्याप्त नहीं है, इन्हें अपने पास ही रखो। जिस अकादमी में वह जाना चाहता था वह थी शाही फिलियन एकेडमी। वहाँ पूरे महाद्वीप के सबसे श्रेष्ठ शिक्षक थे और शाही परिवार का पूरा समर्थन भी प्राप्त था। इसी कारण वहाँ प्रवेश के नियम बेहद कठोर थे और पढ़ाई की फीस भी बहुत अधिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसी अकादमी में जाने के लिए महान सेनापति आदेशन ने उसे विशेष रूप से कहा था। 3 दिन बाद रोनन तय समय पर एशर से मिलने पहुंचा। मिलते ही उसने सीधे कहा, आज रात मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा। तुम अपनी मानसिक शक्ति का पूरा उपयोग मेरे ऊपर करो। मैं तुम्हारी सीमा जानना चाहता हूँ। एशर ये सुनकर घबरा गया। वह काफी देर तक हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन रोनन के जोर देने पर उसने आखिरकार अपना मानसिक जादू इस्तेमाल किया। कुछ देर तक महसूस करने के बाद रोनन थोड़ा हैरान हुआ। एशर उसकी उम्मीद से भी अधिक प्रतिभाशाली था। हालांकि उसकी स्थिरता और ऊंचाई अभी भी पूरी नहीं थी, लेकिन यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले जन्म में अंतिम युद्ध के दौरान हुआ था। उसी समय कई जादूगरों ने रोनन को दैत्यों की ऊंचाई तक पहुंचाया था, जिससे वह पूरी ताकत से लड़ पाया था। रोनन बेहद उत्साहित हो गया। जादूगर वैसे ही बहुत कम होते थे और मानसिक शक्ति वाला जादू तो उससे भी अधिक दुर्लभ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि शुरुआत में ही उसे इतना प्रतिभाशाली साथी मिल जाएगा। उधर एशर की हालत खराब होने लगी। उसके दोनों हाथ लगातार कांप रहे थे। रोनन ने कहा, बस थोड़ा और, मुझे केवल एक बात की पुष्टि करनी है। इतना कहकर उसने अपनी तलवार निकाली और सीधे एशर के मानसिक जादू पर वार कर दिया। एक ही वार में उसने उस जादू की शक्ति को बीच से काट दिया। एशर अविश्वास से उसे देखता रह गया। उसने कभी नहीं सुना था कि किसी की जादुई शक्ति को तलवार से काटा जा सकता है। रोनन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, इसे मेरी विशेष कला समझ लो। लेकिन सच तो यह था कि रोनन स्वयं भी नहीं जानता था कि उसके पास ये शक्ति क्यों थी। उसकी तलवार न केवल जादू को काट सकती थी, बल्कि उस दैत्य आहायुट को भी घायल कर सकती थी, जिसे सोर्ड सेंट तक नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी। इसी रहस्य को समझना उसके पुनर्जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य था। लेकिन अभी उससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम बाकी था। रोनन ने अपना बैग एशर की ओर फेंकते हुए कहा, चलो, सूरज निकलने से पहले हमें एक जरूरी काम पूरा करना है। उसी के बाद हम फिलियन एकेडमी जा पाएंगे। एशर हैरान होकर बोला, रोनन, क्या मैंने सही सुना? क्या हम सचमुच उस फिलियन एकेडमी में जाने वाले हैं जहाँ पूरे साम्राज्य के सबसे प्रतिभाशाली लोग पढ़ते हैं? रोनन ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम वहाँ नहीं जाना चाहते? एशर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये चाहने या न चाहने की बात नहीं है। तुम्हारे पास इतनी शानदार तलवारबाजी है, इसलिए तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। रोनन ने उसे दिलासा नहीं दिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम सच में पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहते हो? क्या तुम अपनी बेहतरीन जादुई प्रतिभा को यूं ही सड़क के गुंडों की खुशामद करने में बर्बाद कर दोगे? अगर तुम्हें अपनी कमजोरी का एहसास हो गया है तो एक सच्चे इंसान की तरह उसे बदलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। मेरे साथ फिलियन एकेडमी चलना उसी बदलाव की शुरुआत है। अगर तुम आज ये कदम नहीं उठाओगे तो भविष्य में जरूर पछताओगे। रोनन की बातें सुनकर एशर भावुक हो गया। यह पहली बार था जब किसी ने उसके भविष्य की इतनी परवाह की थी। आखिरकार उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। उधर रोनन के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद रोनन एशर को साथ लेकर एक शिविर में पहुंचा। शिविर के अंदर दर्जनों गुबुल गहरी नींद में सो रहे थे। यह सामान्य
सामान्य गोबुल की एक दुर्लभ प्रजाति थी। उन्हें खजानों से बेहद लगाव था, इसलिए वे अक्सर व्यापारिक कारवां पर हमला करके उनकी दौलत लूट लेते थे। हर पूर्णिमा की रात वे अपनी लूटी हुई संपत्ति को एक जगह इकट्ठा करके उत्सव मनाते थे। रोनान का लक्ष्य भी वही जमा किया हुआ खजाना था। उसने एशर से कहा, तुम्हें बस अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके उनका खजाना थोड़ा थोड़ा करके इस बैग में पहुंचाना है। इतना आसान काम तो कर लोगे, है ना? यह सुनते ही एशर का चेहरा उड़ गया। अगर वे जाग गए तो हम दोनों तो यही मारे जाएंगे। क्यों ना कोई दूसरा तरीका सोचें। रोनन थोड़ा नाराज हो गया। तुम अपनी डरपोक आदत कब छोड़ोगे? फिलियन एकेडमी में प्रवेश पाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। पहली है पैसा, और यह मौका दोनों काम एक साथ पूरा कर देगा। रोनन के काफी समझाने के बाद आशर ने सावधानी से अपना मानसिक जादू इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पूरा खजाना बैग में पहुंचा दिया। अब उन दोनों की पढ़ाई की फीस का इंतजाम हो चुका था। रोनन ने संतुष्टि से एशर की ओर देखा। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि एशर इतनी जल्दी वास्तविक परिस्थिति में खुद को डाल लेगा। उसी समय जब दोनों सामान समेटकर वहां से निकलने ही वाले थे, दूर से अचानक जोरदार चीख सुनाई दी। रोनन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने मन ही मन सोचा, लगता है मेरी किस्मत अब भी पहले जैसी ही खराब है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। चीख सुनते ही सोए हुए सारे गोबुल जाग गए। आंख खुलते ही उन्होंने सबसे पहले अपने खजाने की ओर देखा, लेकिन तब तक रोनान और एशर को भी वे देख चुके थे। गुस्से से भरे गोबुल तुरंत अपने हथियार उठाकर उनकी ओर दौड़ पड़े। आशर डर के मारे वहीं बैठ गया। अब क्या करें रोनन? क्या खजाना छोड़कर भाग जाए? रोनन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने पहले उस तलवार को ध्यान से देखा जो उसने पीले बालों वाले गुंडे से छीनी थी। उसने मन ही मन उसका वजन और मजबूती आंकी। इस तलवार से मैं लगभग 15 वार कर सकता हूँ। फिर उसने सामने दौड़ते हुए गोबुल की संख्या का अनुमान लगाया। लगभग 30 थे। सब कुछ आंकने के बाद रोनन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। 15 वार काफी है, ये सोचते ही रोनन ने तुरंत तलवार खींच ली। उसका पहला वार होते ही एक साथ 3 धारदार प्रहार निकल पड़े। अगले ही पल वह बिजली की तरह गोबुल के झुंड के बीच जा पहुंचा। सिर्फ कुछ ही सांसों के भीतर लगभग 30 गोबुल उसके हाथों मारे जा चुके थे। ये दृश्य देखकर एशर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह काफी देर तक होश में ही नहीं आ पाया। उधर रोनन ने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया और मन ही मन सोचा, मेरे इस शरीर की ताकत अभी भी बहुत कम है। वापस जाकर मुझे अच्छी तरह अभ्यास करना होगा। उसी समय अचानक एक तलवार तेजी से एशर की पीठ की ओर उड़ती हुई आई। सौभाग्य से रोनन की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने समय रहते उस तलवार को पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद 2 आदमी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती से रोनान और एशर को शिकार समझ लिया था, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी माफी का भाव नहीं था। इसके बजाय उनकी नजर लालच से दोनों के पीछे रखे खजाने वाले बैग पर टिकी हुई। रोनन ने उन्हें कोई अच्छा व्यवहार नहीं दिखाया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों की अभिनय करने की क्षमता बहुत खराब है। बताओ तुम लोग आखिर हो कौन? अपनी चाल पकड़ी जाने पर दोनों कुछ पल के लिए असहज हो गए। फिर उनमें से एक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और अपना परिचय देने लगा। लेकिन जैसे ही वह पर्याप्त पास पहुंचा, उसने अचानक अपनी कमर से एक खंजर निकाला और पूरी ताकत से रोनन पर हमला कर दिया। हम करिब्रू के लोग हैं, तुमने गलत लोगों से दुश्मनी मोल ली है, बचे। लेकिन उसका हमला रोनन ने बड़ी आसानी से रोक दिया। करिब्रू नाम सुनते ही रोनन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। तो तुम लोग वही कचरा हो? यह देखकर दूसरा आदमी भी रोनन पर टूट पड़ा, लेकिन उसने पास खड़े आशर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अगले ही क्षण आशर ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और उसे वहीं जकड़ दिया। ये देखकर रोनन के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। जैसी उम्मीद थी, मैंने सही इंसान चुना है। इसके बाद रोनान ने उस आदमी के हाथ से खंजर छीन लिया। एक ही पल में उसने उस पर दर्जनों वार कर डाले। वो आदमी कुछ बोल भी नहीं पाया था कि उसका शरीर अनगिनत मांस के टुकड़ों में बिखर गया। यह भयानक दृश्य देखकर आशर के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह कांपती आवाज में बोला, क्या इतना करना जरूरी था रोनन? रोनन ने बिना किसी भावना के उत्तर दिया, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। ऐसे लोगों को छोड़ना ही असली अपराध है। वे बदनाम करिब्रू पोचिंग ग्रुप के सदस्य हैं। लूटपाट, हत्या और हर तरह के अपराध करना ही उनका काम है। उसी समय उन दोनों के साथ लाया गया एक बड़ा थैला अचानक जोर जोर से हिलने लगा। रोनान ने उत्सुकता से उसकी रस्सी खोली। अचानक उसके अंदर से एक पक्षी जैसा जीव बाहर निकलकर उड़ गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह बेहद आध्यात्मिक आभा वाला एक सुंदर पक्षी था। आशर तुरंत उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। तभी रोनान की नजर उस पक्षी के पैर में बंधी लोहे की जंजीर पर पड़ी। ये वही जंजीर है जिसका इस्तेमाल करिब्रू लोग केवल दुर्लभ फैंटेसी स्पीशीज को पकड़ने के लिए करते हैं। उस जंजीर में एक खास शक्ति थी जो जिस जीव पर बंधी होती उसकी जादुई शक्ति को पूरी तरह सील कर देती। इसी दौरान अचानक उस नीले पक्षी से एक आवाज सुनाई दी। आशर डर के मारे उछल पड़ा। ये पक्षी बोल सकता है, लेकिन रोनन ने बेपरवाही से कहा, यह कोई बोलने वाला पक्षी नहीं है, ये दूर से संपर्क करने वाला जादू है। जो बोल रहा है वह इसका मालिक होगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, नमस्कार, मेरा नाम बरन है। मैं शाही राजधानी में फैंटेसी स्पीशीज पर शोध करता हूँ और इस ड्रीम बर्ड का संरक्षक भी हूँ। कल रात ये अचानक गायब हो गया था। मैं किसी भी तरह इससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग कौन है? इसके बाद रोनान ने पूरी घटना विस्तार से बता दी। बात खत्म होने पर उसने ड्रीम बर्ड के पैर में बंधी जंजीर भी एक ही वार में काटी। ड्रीम बर्ड इस बात से इतना खुश हुआ कि वह उड़कर रोनन के सामने आ गया और बार बार अपना पिछला हिस्सा उसकी ओर करने लगा। तभी बैरन ने तुरंत समझाया, वह चाहता है कि उसके जाने से पहले तुम उसका एक पंख निकाल लो। ड्रीम बर्ड के पंख में एक विशेष गुण होता है, वह दिशा सूचक यंत्र की तरह अपने असली मालिक की दिशा दिखाता है। लगता है ओफी तुम्हें बहुत पसंद करने लगा है। जब भी तुम लोग भविष्य में राजधानी आओ तो इसी पंख के सहारे मुझे ढूंढ लेना, तब मैं तुम्हारा ठीक से धन्यवाद कर सकूंगा। इतना कहकर ओफाई तीर की तरह आसमान में उड़ गया और सीधा शाही राजधानी की ओर निकल पड़ा। उसकी गति देखकर रोनन भी हैरान रह गया। तभी एशर ने ध्यान दिलाया कि ओफी जाते जाते रोनन के हाथ में कोई चीज छोड़ गया है। अगली सुबह रोनन और एशर पिछली रात लूटे गए खजाने को लेकर बाजार पहुंचे। एक व्यापारी ने काफी देर तक जांच करने के बाद एक हार की कीमत 20 सोने के सिक्के लगाए। ये सुनकर रोनन संतुष्ट हो गया। जिस व्यापारी के पास वह पहले गया था उसके मुकाबले यह व्यापारी बिल्कुल ईमानदार
तैयार था। सारा खजाना बेचने के बाद दोनों ने आखिरकार फिलियन एकेडमी की महंगी फीस का पूरा इंतजाम कर लिया। इसके बाद रोनन ने एक गोल सी वस्तु निकालकर व्यापारी को दिखाई और उसकी पहचान पूछी। ये वही चीज थी जो ओफी जाते समय छोड़ गया था। शुरुआत में रोनन को लगा था कि पक्षी ने उसके हाथ पर बस गंदगी कर दी है, इसलिए उसने उसे पूरी ताकत से दूर फेंक दिया था। लेकिन वह चीज जरा भी नहीं टूटी, उल्टा जिस बड़ी चट्टान से वो टकराई वही चकनाचूर हो गई। व्यापारी ने लगभग 2.5 मिनट तक उसे ध्यान से देखा, लेकिन अंत में शर्मिंदा होकर बोला, माफ करना, मैं भी नहीं पहचान पा रहा कि यह क्या है। रोनन ने बेबस होकर सांस छोड़ी। लगता है राजधानी पहुंचकर बेरन से ही पूछना पड़ेगा। इसके बाद रोनन ने व्यापारी से पूछा, क्या आपके पास फिलियन एकेडमी के बारे में कोई किताब है? ये सुनते ही व्यापारी की आंखें चमक उठी। क्या संयोग है, मेरी बेटी भी इस बार फिलियन एकेडमी की प्रवेश परीक्षा देने जा रही है। इतना कहकर उसने अपनी बेटी को आवाज लगाई। कुछ ही देर में मरिया वहां आ गई, लेकिन उसका नाम सुनते ही रोनन का शरीर एकदम सख्त हो गया। वह तेजी से उसके सामने पहुंचा और पूछा, क्या तुम सच में मरिया हो? तुम्हारा बीच वाला नाम सेन है? मारिया ने हैरानी से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता? रोनन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि पिछले जन्म में जिस मरिया को वह जानता था वह एक बहादुर और दबंग व्यक्तित्व वाला सैनिक था। ये सोच रोनन अनायास उसके कान के पास गया और धीरे से बोला, तुम असल में लड़के हो, है ना? मारिया कुछ पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने पहले अपने शरीर की ओर देखा, फिर रोनन की ओर। उसे समझ ही नहीं आया कि रोनन की आंखों में समस्या है या उसके दिमाग में। उसी समय जब रोनन अभी भी सोच में डूबा हुआ था, अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। गुस्से से भरी मारिया ने उसे जोरदार छांटा मार दिया। पिछले जन्म में मारिया अलेरेन की दंड सेना में रोनन की रसद अधिकारी थी। उसका स्वभाव सीधा, फैसले तेज और व्यक्तित्व बेहद खुला था। इसी वजह से वह सभी सैनिकों की पसंदीदा थी और रोनन पर भी उसकी गहरी छाप पड़ी थी। लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी, जब भी सैनिक आपस में पुरुषों वाले मजाक करते थे, मारिया हर बार गुस्से में उन्हें एक एक थप्पड़ जरूर मारती थी। ये बात रोनन को हमेशा उलझन में डालती थी। वह सोचता था कि अगर कभी दोबारा मुलाकात हुई तो वह जरूर पूछेगा कि वह ऐसा क्यों करती है। लेकिन पिछले जन्म में मारिया उससे पहले ही युद्ध में मारी गई थी। रोनन ने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों से उसके मन में चल रहा सवाल इस तरह हल होगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी मुस्कान ने मारिया का गुस्सा और भड़का दिया। लगता है तुम्हें अभी भी सबक नहीं मिला। इतना कहकर वह दोबारा रोनन पर झपट पड़ी। इस बार रोनन ने उसे मौका नहीं दिया। उसने सीधे उसके सिर पर मुक्का मार दिया। अब तुम ज्यादा कर रही हो, एक थप्पड़ मार दिया वही काफी था। लेकिन मारिया और भी भड़क गई। उसने सिर से जोरदार टक्कर मारते हुए रोनन की ठोड़ी पर हमला किया और चिल्लाई, मैंने मारा तो क्या कर लोगे? अब रोनन भी शांत नहीं रहा। दोनों वहीं आपस में गुथम गुथा होकर लड़ने लगे। यह अचानक हुआ दृश्य देखकर व्यापारी और एशर दोनों दंग रह गए। जब उन्हें होश आया तो वे दौड़कर दोनों को अलग करने लगे। काफी मशक्कत के बाद दोनों को अलग किया गया। एशर हैरानी से देख रहा था, जो दोनों अभी कुछ देर पहले एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे, अब आराम से साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। रोनन ने अपनी तीनों तलवारें और एक जादुई छड़ी निकालकर मारिया के सामने रख दी। जरा इनकी गुणवत्ता जांच दो, मारिया ने हैरानी से पूछा। एक इंसान को 3-3 तलवारों की क्या जरूरत है? रोनन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं अतिरिक्त तलवारें साथ रखता हूँ क्योंकि लड़ाई के दौरान मेरी तलवारें जल्दी खराब हो जाती है। मारिया कुछ देर तक उन्हें ध्यान से देखती रही, फिर उसने पूरी तरह काली एक तलवार की ओर इशारा किया। इन तीनों की गुणवत्ता अच्छी है, खासकर ये ब्लैक आयरन सोर्ड। बहुत से मशहूर शूरवीर भी ऐसी तलवार की तलाश में रहते हैं। इसके बाद उसने एशर की ओर देखा और रोनन ने, यह जादुई छड़ी तुम्हारे लिए रखी है, इसका मतलब तुम एक दुर्लभ जादूगर हो। तुम किस प्रकार का जादू इस्तेमाल करते हो? एशर शर्माते हुए बोला, मैं सिर्फ टेलीकिनेसिस मैजिक जानता हूँ। ये सुनते ही मारिया जोर से चौंक गई। क्या टेलीकिनेसिस मैजिक? अगर प्रवेश परीक्षा में तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा रहा तो तुम्हें छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। फिर उसने कहा, एशर का तो लगभग चयन तय है, लेकिन रोनन तुम कौशल परीक्षा में क्या दिखाने वाले हो? रोनन उलझन में पड़ गया। कौशल परीक्षा, उसका क्या मतलब है? मारिया ने धैर्य से समझाया, अगर फिलियन एकेडमी में दाखिला चाहिए तो तुम्हें 2 परीक्षाएं देनी होंगी। तो पहली मुकाबले की परीक्षा और दूसरी कौशल परीक्षा। कौशल परीक्षा में तुम्हें प्रोफेसरों के सामने अपनी विशेष तकनीक का प्रदर्शन करना होता है। ज्यादातर कुलीन परिवारों के छात्र अपने परिवार की गुप्त तकनीकें दिखाते हैं और ज्यादातर युद्ध कला वाले छात्र अपनी मैजिक कॉम्बैट टेक्निक का प्रदर्शन करते हैं। रोनन हैरानी से बोला, लेकिन जो जादूगर नहीं है वे इस उम्र में जादुई शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? मारिया की आंखें फैल गईं। क्या तुम्हें सचमुच यह भी नहीं पता? जादुई शक्ति का युद्ध में इस्तेमाल करना तो सबसे बुनियादी तकनीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मैजिक परसेप्शन भी नहीं आती? रोनन उलझन में बोला, जादुई शक्ति को महसूस करना, क्या वह आभा महसूस करने जैसा नहीं होता? ये सुनकर मारिया कुछ देर सोचती रही, फिर उसने रोनन की 2 छोटी तलवारें उठा ली। लगता है पहले तुम्हें ये अच्छी तरह सिखाना पड़ेगा। रोनन के चेहरे पर साफ अनिच्छा झलक रही थी। उसके पास कुल 3 ही तलवारें थीं। अगर वे टूट गईं तो उसे बहुत दुख होगा। यह देखकर मारिया बोली, चिंता मत करो, अगर कोई तलवार टूट गई तो उसकी कीमत मैं 3 गुना देकर चुकाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें जादुई शक्ति की बुनियादी बातें समझनी होंगी। मारिया ने कहना शुरू किया, सबसे पहले यह समझ लो कि मैजिक पावर इस दुनिया की हर चीज का मूल स्रोत है। यह हवा की तरह पूरी दुनिया में मौजूद एक प्राकृतिक ऊर्जा है, लेकिन हर कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता। अगर किसी को मैजिक पावर का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले उसे अपनी जादुई शक्ति को देखना और महसूस करना सीखना होगा। इसे ही मैजिक परसेप्शन कह रहे हैं। हर व्यक्ति की प्रतिभा और अभ्यास का तरीका अलग होता है, इसलिए इसमें लगने वाला समय भी अलग अलग होता है। लेकिन आमतौर पर लगभग 1 साल के अभ्यास के बाद लोग अपनी जादुई शक्ति को महसूस करने लगते हैं। हालांकि फिलियन एकेडमी में प्रवेश पाने के लिए इतना काफी नहीं है। तुम्हें अपनी जादुई शक्ति का कुशलता पूर्वक उपयोग करना भी आना चाहिए और अपनी खुद की मैजिक कॉम्बैट टेक्निक भी विकसित करनी होगी। तभी तुम्हारे पास फिलियन एकेडमी में प्रवेश पाने
पाने का मौका होगा। फिर उसने रोनान की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारी हालत तो इससे भी बुरी है। तुम अभी तक अपनी जादुई शक्ति महसूस भी नहीं कर सके। इतना ही नहीं, तुम मैजिक पावर और ऑरा के बीच का अंतर भी नहीं जानते। ऐसी स्थिति में फिलियन एकेडमी में दाखिला लेने की बात करना सिर्फ सपना देखने जैसा है। हालांकि एक अर्थ में ऑरा भी जादुई शक्ति का ही एक रूप है, लेकिन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जिन लोगों को प्रतिभाशाली माना जाता है, उन्हें भी ऑरा पर पूरी तरह अधिकार पाने के लिए कम से कम 10 साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मारिया की पूरी बात सुनने के बाद रोनन को अचानक बहुत सी बातें समझ में आने लगी। उसे याद आया कि पिछले जन्म में युद्ध के दौरान उसकी मुलाकात ऐसे कई योद्धाओं से हुई थी जो खुद को ऑरा यूजर कहते थे। उसे तब अंदाजा नहीं था कि वे लोग इतने असाधारण थे। हालांकि उनसे लड़ना वाकई मुश्किल होता था, लेकिन अंत में वे सभी उसी की तलवार से हार गए थे। रोनन अभी इन बातों पर सोच ही रहा था कि मरिया ने कहा, सिद्धांत की बातें काफी हो गई, अब थोड़ा अभ्यास करते हैं। इतना कहते ही मरिया ने अपनी मैजिक कॉम्बैट टेक्निक का उपयोग किया और पलक झपकते ही रोनन के सामने पहुंच गई। उसकी रफ्तार देखकर रोनन भी थोड़ा चौंक गया, लेकिन मरिया का अचानक किया गया हमला भी वह आसानी से रोक गया। उसने केवल एक वार किया और मरिया को पीछे धकेल दिया। अब हैरान होने की बारी मरिया की थी। वह सोच रही थी कि एक ही वार में रोनन को हरा देगी, क्योंकि उसके अनुसार जो लड़का जादुई शक्ति तक महसूस नहीं कर सका, वह फिलियन एकेडमी में दाखिला पाने के योग्य नहीं था। वह चाहती थी कि रोनन अब भी सच्चाई स्वीकार कर ले, ताकि परीक्षा में जाकर उसका मजाक न बने। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जादुई शक्ति का इस्तेमाल न करने वाला रोनन उसे पूरी तरह दबाने लगा। मौका मिलते ही रोनन ने एक और वार किया और मरिया लगभग 2.5 मीटर पीछे जा गिरी। फिर रोनन ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी ताकत अच्छी है, जादुई शक्ति की बात अलग है, लेकिन तलवार चलाने में तुम्हारे अंदर अच्छी प्रतिभा है। अगर तुम अपने शरीर का संतुलन थोड़ा सुधार लो तो तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। इतना कहकर रोनन मुड़ा और वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने मरिया को याद दिलाया, अपना वादा मत भूलना। ये सुनकर मरिया गुस्से से भर गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसके हाथ में पकड़ी छोटी तलवार अचानक अनगिनत टुकड़ों में टूट गई। दूर जाते हुए रोनन की पीठ को देखते हुए मरिया वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। आखिर ये लड़का है कौन? अगले दिन रोनन को इतना पैसा मिल गया कि वह 3 नई तलवारें खरीद सका। साथ ही मरिया ने उन दोनों के लिए फिलियन एकेडमी की पिछली प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न पत्र और महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री भी तैयार कर दी। असल में मरिया चाहती थी कि वह खुद रोनन और एशर को परीक्षा की तैयारी कराए, लेकिन उसके व्यापारी दल को दूसरे शहर व्यापार के लिए निकलना था, इसलिए उसे पहले ही विदा लेना पड़ा। इसके बाद के दिनों में रोनन दिन भर प्रवेश परीक्षा की तैयारी करता रहा और रात में जादुई जानवरों का शिकार करके अपनी शारीरिक ताकत और शरीर की अनुकूलन क्षमता बढ़ाता रहा। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। आखिरकार रोनन और एशर लंबे समय से प्रतीक्षित फिलियन एकेडमी पहुंच गए। महल जैसी विशाल और भव्य इमारत को देखकर एशर पूरी तरह दंग रह गया। वह लगातार उसकी भव्यता की तारीफ करता रहा। वहीं रोनन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे सही याद है तो इस समय वह भी फिलियन एकेडमी में होना चाहिए। शायद इस प्रवेश परीक्षा में उससे मुलाकात हो जाए। तभी एशर ने अचानक पूछा, क्या तुम ड्रीम बर्ड का पंख साथ लाए हो? रोनन ने जवाब दिया, मैंने सोचा था कि परीक्षा खत्म होने के बाद बैरन से मिलूंगा। इतना कहकर उसने वह पंख बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही पंख उसके हाथ में आया वह जोर जोर से कांपने लगा और वह जिस दिशा की ओर इशारा कर रहा था वही उनके सामने खड़ी इमारत थी। उधर उसी समय बैरन अपने कमरे की खिड़की खोलकर ताजी हवा लेने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उसने खिड़की के बाहर एक चेहरा देखा। अचानक सामने इंसानी चेहरा देखकर बैरन और ड्रीम बर्ड दोनों बुरी तरह डर गए। बैरन घबराकर तुरंत ड्रीम बर्ड को अपनी बाहों में छिपा लिया। तुम लोग कौन हो? क्या फिर से वही लोग ओफी को पकड़ने आए हैं? तभी रोनान ने ड्रीम बर्ड का पंख उसके सामने उठा दिया। यह देखते ही बैरन को सब समझ आ गया। ओह, तो तुम दोनों वही लोग हो जिन्होंने ओफी की जान बचाई थी। रोनन भी थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्रीम बर्ड का मालिक एक दुर्लभ लायन बीसमैन होगा और वह फिलियन एकेडमी का एक प्रसिद्ध प्रोफेसर भी निकला। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जब बैरन को पता चला कि रोनन और आशर फिलियन एकेडमी में प्रवेश लेने आए हैं, तो उसने अफसोस भरे स्वर में कहा, काश मुझे पहले पता होता कि तुम दोनों प्रवेश परीक्षा देने आए हो। मैं तुम्हारे लिए एक सिफारिश पत्र लिख सकता था, लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम्हारा चयन नहीं भी हुआ तब भी मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है। बैरन की बात पूरी होने से पहले ही रोनन ने उसे बीच में रोक दिया। ऐसी अशुभ बातें मत कहिए। इसके बाद रोनान ने वह अंडा निकालकर बैरन को दे दिया जो ओफी जाते समय उसके पास छोड़ गया था। यह ओफी जाते समय मेरे पास छोड़ गया था। अंडा हाथ में लेते ही बैरन का चेहरा उत्साह से चमक उठा। रोनन हैरानी से बोला, क्या किसी पक्षी का अंडा देना इतनी बड़ी बात है? बैरन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल, क्योंकि यह किसी साधारण पक्षी का नहीं बल्कि ड्रीम बर्ड का अंडा है। मैं भी नहीं बता सकता कि इसमें से आखिर कैसा जीव जन्म लेगा। रोनन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंडे से निकलेगा तो पक्षी ही, इसमें हैरानी की क्या बात है? बैरन ने सिर हिलाया। ड्रीम बर्ड के अंडे बिल्कुल अलग होते हैं। ड्रीम बर्ड अपने आसपास के वातावरण या जिस प्राणी के संपर्क में रहता है उसकी विशेष जादुई शक्ति को अपने भीतर समेटकर अंडा देता है। अगर वह लावा वाले क्षेत्र में अंडा दे तो उसमें से आग से ढका हुआ पक्षी निकल सकता है। अगर वह किसी शक्तिशाली जादुई दैत्य के बीच रहे तो उससे निकलने वाला जीव उसी दैत्य जैसा भी हो सकता है। यही कारण है कि कई बार इस अंडे से निकलने वाले जीव का पक्षियों से कोई संबंध भी नहीं होता। आमतौर पर अंडे से निकल रही जादुई शक्ति को देकर उसके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन ओफी के इस अंडे में अनगिनत प्रकार की जादुई शक्तियां ओपन रही हैं, मानो पिघला हुआ लोहा लगातार खोल रहा हो। इसलिए मैं भी निश्चित रूप से नहीं बता सका कि इसमें से आखिर क्या जन्म लेगा। यह सुनकर रोनन भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा सा अंडा भी इतना रहस्यमय हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद बैरन झिझकते हुए बोला, मैं ये अंडा तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। रोनन चौंक गया, लेकिन ये तो बहुत कीमती होगा, है ना? बैरन ने सिर हिलाया। हाँ, ये बेहद कीमती है, क्योंकि ड्रीम बर्ड अपने पूरे जीवन में केवल एक ही अंडा देता है, लेकिन चूंकि ओफी ने अपनी सबसे कीमती
कीमती चीज तुम्हारे पास छोड़ी है, इसलिए मुझे लगता है कि उसने ऐसा किसी वजह से किया होगा। ओफी कई वर्षों तक मेरा साथी रहा है, मैं उसके फैसले का सम्मान करना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि इसकी देखभाल तुम करो। रोनन ने बिना किसी झिझक के यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, क्योंकि वह भी जानना चाहता था कि इस रहस्यमय अंडे से आखिर क्या जन्म लेगा। जब रोनन जाने लगा तो बेरेन ने उसे फिर रोक लिया। मैं काफी समय से सोच रहा था कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। अब जब यह अंडा तुम्हारे पास रहेगा तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपयुक्त उपहार भी है। इतना कहकर उसने एक स्क्रोल निकालकर रोनन को दे दिया। इसमें एक ऐसी जगह का विवरण है जो इस अंडे के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। बैरन से विदा लेने के बाद रोनन सीधे फिलियन एकेडमी के युद्ध कला विभाग की कौशल परीक्षा के मैदान की ओर चल पड़ा। युद्ध कला विभाग की कौशल परीक्षा के मैदान में रोनन के सामने 5 प्रोफेसर बैठे थे। बीच में बैठे वृद्ध व्यक्ति फिलियन एकेडमी के प्रधानाचार्य और महान जादूगर क्लेटेड थे, और उनके बगल में बैठी महिला पूर्व सोर्ड सेंट नेब्रोगे और तलवारबाजी की प्रशिक्षक थी। सिर पर उनकी मौजूदगी ही रोनन पर काफी दबाव डाल रही थी। अपने मन को शांत करने के बाद रोनन ने विनम्रता से सभी प्रोफेसरों को प्रणाम किया। संक्षिप्त परिचय के बाद प्रोफेसरों ने परीक्षा का विषय घोषित किया। उन्होंने सामने खड़े जादुई अभ्यास पुतले की ओर इशारा करते हुए कहा, आज तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी यही जादुई अभ्यास पुतला होगा। इसके सामने अपनी विशेष तकनीक का प्रदर्शन करो। रोनान ने अपनी तलवार बाहर निकाली और शांत स्वर में कहा, ये मेरे पास दिखाने के लिए कोई विशेष तकनीक नहीं है, मैं केवल एक तेज तलवार प्रहार का प्रदर्शन करूंगा। उसकी बात सुनते ही 2 प्रोफेसर जोर से हंस पड़े। उनमें से एक ने व्यंग्य करते हुए कहा, हर साल कुछ परीक्षार्थी ऐसे ही आते हैं, सिर्फ इस पुतले का बाहरी रूप देखकर बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। दूसरे प्रोफेसर ने भी हंसते हुए कहा, इस जादुई अभ्यास पुतले की रक्षा शक्ति इतनी अधिक है कि यह ऑरा के हमले भी सह सकता है। इसके अलावा इसमें स्वयं को तुरंत ठीक कर लेने की क्षमता भी है। यह अत्यंत उत्कृष्ट जादुई तकनीक से बनाया गया पुतला है, यहाँ तक कि जिसे तलवारबाजी का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली माना जाता है, वह भी इस पर केवल हल्का सा निशान ही छोड़ पाया था। प्रधानाचार्य यह सुनकर थोड़ा चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि कहीं प्रोफेसरों की हंसी से रोनन घबरा न जाए, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने रोनन से निकलती हुई अद्भुत उपस्थिति महसूस की। उन्होंने मन ही मन सोचा, इतनी कम उम्र में इस बच्चे की उपस्थिति इतनी प्रबल कैसे हो सकी है। उधर रोनन ने अपना शरीर स्थिर किया, फिर उसने पैरों में हल्का सा बल लगाया और बिजली जैसी गति से पुतले पर एक ही वार किया। क्षण भर में उसका प्रहार पूरा हो चुका था। इसके बाद उसने शांतिपूर्वक तलवार नीचे की, प्रोफेसरों की ओर हल्का सा झुकर प्रणाम किया और बोला, मेरा प्रदर्शन समाप्त हुआ। ये देखकर वही दोनों प्रोफेसर फिर हंसने लगे। देखा, इसने सचमुच सिर्फ एक साधारण तलवार प्रहार ही किया, अब इसे अंक कैसे दिए जाए। इतना कहकर पीले बालों वाले प्रोफेसर ने प्रधानाचार्य की ओर देखा ताकि उनकी राय जान सके, लेकिन उसने देखा कि प्रधानाचार्य पूरी तरह स्तब्ध थे। उसी समय बगल में बैठी नेब्रोगे अचानक अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। अगले ही क्षण वह बिजली की गति से रोनन के सामने पहुंची और अपनी तलवार सीधे उसकी गर्दन पर रखी। गुस्से से कांपती आवाज में उन्होंने पूछा, मुझे सच सच बताओ, तुमने यह तलवारबाजी आखिर किससे सीखी है। रोनन उनके इस व्यवहार से पूरी तरह उलझ गया। किससे सीखी, आपका मतलब क्या है। इसके बाद नेब्रोग ने रोनन से एक और सवाल पूछा, अभी जो मैंने किया क्या तुमने उसे साफ देखा। रोनन ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ मैंने देखा, आपकी तलवारबाजी अद्भुत है। आपने तलवार को पूरी तरह म्यान से निकालने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में लगातार 3 वार किया। ये सुनते ही नेब्रोग का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल जैसा तुमने अभी बताया। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा फिर सख्त हो गया। लेकिन तुम बहुत घमंडी हो, तुमने जानबूझकर आखिर क्षैतिज वार की गति धीमी कर दी ताकि हम तुम्हारी तलवारबाजी साफ साफ देख सकें। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई साधारण जगह है। रोनन थोड़ा असहज हो गया। असल में उसने आखिरी वार इसलिए धीमा किया था क्योंकि उसे डर था कि उसकी तलवार इतना शक्तिशाली प्रहार सह नहीं पाएगी। आखिर उसके पास यही आखिरी तलवार बची थी। लेकिन गुस्से से भरी नेब्रोगे को देखकर उसने कोई सफाई नहीं दी। उसे लगा कि यह कारण सुनने में भी काफी अजीब लगेगा। यह देखकर प्रधानाचार्य क्लैटेड भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस चुपचाप अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली। जो 2 प्रोफेसर पहले रोनान का मजाक उड़ा रहे थे, वे भी शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे, क्योंकि सच तो ये था कि वे रोनान के 3 वारों में से एक भी नहीं देख पाए थे। कुछ देर बाद नेब्रोग ने अपनी तलवार वापस म्यान में रखी और धीरे धीरे अपनी सीट पर लौट गई। जब रोनन को लगा कि परीक्षा समाप्त हो गई है, तभी नेब्रोगे अचानक मुड़ी और उसे घूरते हुए बोली, मैं तुम्हें अपने हाथों से प्रशिक्षण दूंगी। उनकी बात सुनकर प्रधानाचार्य क्लैटेड भी चौंक गए। उन्हें लगा कि नेब्रोगे ने रोनन को अपना शिष्य मान लिया है। फिर क्लैटेड मुस्कुराकर बोले, बहुत अच्छा किया रोनन, लेकिन अभी एक आखिरी सार्वजनिक प्रश्न बाकी है। इस प्रश्न का कोई सही या गलत उत्तर नहीं है, तुम बस अपने दिल की बात बताना। बताओ, फिलियन एकेडमी में आकर तुम सबसे ज्यादा क्या सीखना चाह रहे हो। ये सुनकर रोनन लगभग 2.5 सेकंड तक चुप रहा। उसके मन में पिछले जीवन की अनगिनत यादें उमड़ने लगी। कुछ क्षण बाद उसने दृढ़ नजर से सामने देखते हुए उत्तर दिया, मैं सीखना चाह रहा हूँ कि बिना किसी पछतावे के कैसे जिया जाए। रोनन के परीक्षा कक्ष से बाहर निकलने के बाद प्रधानाचार्य क्लैटेड अचानक जोर से हंस पड़े। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सवाल तो वाकई मुश्किल है, मुझे भी नहीं पता कि उसे यह कैसे सिखाऊं। उधर सुनहरे बालों वाले प्रोफेसर तुरंत उनके पास आए और उत्सुकता से पूछने लगे, प्रधानाचार्य महोदय, आखिर अभी हुआ क्या था। लेकिन क्लैटेड ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल सामने खड़े जादुई अभ्यास पुतले की ओर इशारा किया। सभी प्रोफेसरों ने उनकी नजर का पीछा किया। तभी उन्होंने देखा कि जिस अभ्यास पुतले पर रोनन ने वॉर किया था, उसमें धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ पूरा पुतला बीच से 2 हिस्सों में टूट गया। यह दृश्य देखकर दोनों प्रोफेसर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उस जादुई अभ्यास पुतले को इतनी गंभीर क्षति पहुंचाई थी। उधर परीक्षा कक्ष से निकलने के बाद भी रोनान अभी तक नेब्रोगे की तलवारबाजी के बारे में सोच रहा था। उनकी अद्भुत उपस्थिति और असाधारण तलवार कौशल उसके मन से निकल ही नहीं रहे थे। उसे महसूस हुआ कि पिछले जन्म में अपने सबसे शक्तिशाली समय पर भी वह निश्चित रूप से नेब्रोगे को हरा
डरा नहीं सका था। वह हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, लगता है जनरल अदेशन ने मुझे सचमुच सही जगह भेजा है। मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ बहुत कुछ सीखूंगा। इसके बाद रोनन पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखित परीक्षा केंद्र की ओर चल पड़ा। आखिर उसने पूरे 1 महीने तक दिन रात मेहनत करके सभी किताबें याद की थी। उसे पूरा विश्वास था कि लिखित परीक्षा उसके लिए आसान होगी। लेकिन परीक्षा समाप्त होने के बाद रोनन का चेहरा पूरी तरह बुझ चुका था। ये देखकर मरिया और एशर दोनों हैरान रह गए। मारिया ने पूछा, मैंने तो तुमसे कहा था कि बैग में रखी सारी किताबें पढ़ लेना, फिर तुमने सिर्फ लगभग 30% पाठ्यक्रम ही क्यों पढ़ा? तब पता चला कि रोनन ने शुरुआत में बैग से केवल कुछ ही किताबें निकाली थी। वह उन्हें पढ़ने में इतना डूब गया कि यह भूल ही गया कि बैग में और भी बहुत सी किताबें रखी थी। ये सुनकर मरिया पूरी तरह निरुत्तर रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया में इतना भोला इंसान भी हो सकता है। लेकिन रोनन का टूटा हुआ चेहरा देखकर उसने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, लिखित परीक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कौशल परीक्षा होती है। तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुम्हें जरूर अच्छा परिणाम मिलेगा। उसी समय अचानक एक विशाल मैजिक सर्कल आकाश में प्रकट हुआ। सभी परीक्षार्थी घबराते हुए तुरंत उसके पास पहुंचे और अपने अपने नाम खोजने लगे। कुछ ही देर में मरिया और एशर को अपने परिणाम मिल गए। एशर जादू विभाग की कौशल परीक्षा में 12वां स्थान और मुकाबला परीक्षा में संयुक्त प्रथम स्थान। मारिया युद्ध कला विभाग की कौशल परीक्षा में 9वां स्थान और मुकाबला परीक्षा में भी 9वां स्थान। अपना परिणाम देकर दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा बैठे। उनकी मेहनत आखिरकार सफल हो गई थी। उत्साह में मारिया तुरंत रोनन की ओर मुड़ी। वह उसका परिणाम भी देखना चाह रही थी, लेकिन उसने देखा कि रोनन का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। रोनन धीमी आवाज में बोला, सूची में मेरा नाम ही नहीं है। ये सुनते ही मेरिया और एशर दोनों चौंक गए। उन्होंने तुरंत कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। लेकिन रोनन ने निराश होकर जवाब दिया, मैं यह सूची दर्जनों बार देख चुका हूँ। मैंने तो हर कोना भी देख लिया, फिर भी मेरा नाम नहीं है। उसी समय अचानक जोरदार विस्फोट की आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी। ये फिलियन एकेडमी की एक विशेष परंपरा थी। हर विभाग के शीर्ष 3 विद्यार्थियों के परिणाम ग्लोरी फिनिक्स स्वयं जादू के माध्यम से घोषित करता था। अचानक ग्लोरी फिनिक्स ने एक ऊंची आवाज में पुकारा। अगले ही क्षण एक विशाल अग्निगोला सीधा रोनन की ओर उड़ता हुआ आया। वह रोनन के सामने आकर फट गया। आग की लपटों के बीच सुनहरे अक्षर उभर आए, युद्ध कला विभाग कौशल परीक्षा प्रथम स्थान, मुकाबला परीक्षा 562वां स्थान, समग्र विभागीय रैंक द्वितीय स्थान। यह परिणाम देखते ही मरिया और एशर खुशी से रोनन से लिपट गए। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, कमाल है, तुमने केवल कौशल परीक्षा के दम पर ही पूरे विभाग में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। रोनन भी इस परिणाम से काफी हैरान था। उसने मन ही मन प्रोफेसरों की परख की प्रशंसा की। लेकिन अगले ही पल उसे अचानक कुछ याद आया। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ओह नहीं, मैं कौशल परीक्षा में प्रथम आया हूँ, इसका मतलब वह मुझसे हार गया। उसके स्वभाव को देखते हुए वह यह बात कभी स्वीकार नहीं करेगा। रोनन अभी वहाँ से चुपचाप निकलने ही वाला था कि उसके पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, तो तुम ही इस बार कौशल परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हो। रोनन ने पीछे मुड़कर देखा। सामने खड़ा व्यक्ति भविष्य का सोर्ड सेंट शुलिफन था, जिसे पूरे साम्राज्य का उदीयमान सितारा कहा जाता था। उसे देखते ही रोनन थोड़ा घबरा गया। वह तुरंत बोला, आपने शायद किसी और को समझ लिया है, क्योंकि रोनन अच्छी तरह जानता था कि शुलिफन की जीतने की इच्छा बेहद प्रबल थी। वह कभी यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि कोई उससे बेहतर तलवारबाज हो। शुलिफन ने भौहें सिकोड़ ली। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? रोनन ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, आप कहते हैं कि मैं प्रथम हूँ, तो क्या मैं सचमुच प्रथम हो गया? हर बात का कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए। शुलिफन हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है, मैं अभी तुम्हें प्रमाण दे देता हूँ। इतना कहते ही उसने अपनी तलवार निकाली और तेजी से रोनन के चेहरे की ओर वार कर दिया। लेकिन रोनन ने वह हमला आसानी से रोक लिया। शुलिफान ने शांत स्वर में कहा, यही प्रमाण है। अगर तुम प्रथम स्थान पर नहीं होते तो मेरे इस वार पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाते। अब मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। रोनन थोड़ा चिढ़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने साल बाद भी शुलिफान का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। अगले ही क्षण रोनन पीछे की ओर छलांग लगाकर दूर हुआ। उसने कलाई घुमाई और लगातार 3 तलवार प्रहार शुलिफान की ओर छोड़ दिया। हालांकि शुलिफान ने तीनों वार रोक लिया, लेकिन उन प्रहारों की ताकत से उसके हाथ कांपने लगे। रोनन ने कहा, यही मेरी पूरी ताकत है। अब तो तुम्हारा संदेह दूर हो गया होगा। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत शुलिफान फिर से तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी तलवारबाजी बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन अभी तक तुमने मुझे यह साबित नहीं किया कि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। इसलिए अपनी छिपी हुई पूरी ताकत दिखाओ, वरना मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। शुलिफान की आंखों में बढ़ती हुई लड़ने की इच्छा देखकर रोनन का सिर दर्द करने लगा। उसे अच्छी तरह पता था कि यही कारण था कि वह इस आदमी से दोबारा मिलना नहीं चाह रहा था। अगर लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो शुलिफान निश्चित रूप से ऑरा का भी इस्तेमाल कर देता, और रोनन का वर्तमान शरीर अभी इतनी शक्ति सहने के योग्य नहीं था। यह सोचते ही रोनन बिना एक पल गंवाए मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। यह देखकर शुलिफान गुस्से से चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? युद्ध के दौरान दुश्मन की तरफ पीठ कैसे कर सकते हो? लेकिन रोनन ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा भागकर एशर के पीछे जाकर खड़ा हो गया और बड़ी सफाई से उसे अपने सामने ढाल बना लिया। यह दृश्य देखकर शुलिफान वहीं रुक गया। अब वह हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। गुस्से में उसने कहा, तुम कितने नीच हो, एक औरत को ढाल बनाकर खड़े हो गए। तुम खुद को शूरवीर कहलाने के योग्य भी नहीं हो। रोनन हंस पड़ा, तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो, मर जाओगे फिर भी अपने तथाकथित शूरवीर सिद्धांत नहीं छोड़ोगे। इतना कहकर रोनन ने अचानक मुक्का मारकर शुलिफान की नाक पर जोरदार प्रहार किया। फिर मुस्कुराकर बोला, और एक राज बताता हूँ, असल में एशर लड़का है। इस अप्रत्याशित मौके से शुलिफान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब तक उसे होश आया, रोनन और एशर दोनों बहुत दूर भाग चुके थे। उसी समय फाइलियन एकेडमी की सुरक्षा टीम वहां पहुंच गई। घटनास्थल की निगरानी कर रहे गंजे सुरक्षा अधिकारी ने घायल शुलिफान को देखकर घबरा कर कहा, लॉर्ड शुलिफान, हमें सूचना मिली कि आपकी किसी से लड़ाई हुई है। कृपया उस व्यक्ति का हुलिया बता दीजिए। हमारी सुरक्षा टीम तुरंत उसे ढूंढ निकालेगी। शुलिफान ने अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए शांत स्वर में कहा, इतना सम्मान दिखाने की जरूरत नहीं है।
अभी मैं किसी ड्यू का बेटा नहीं बल्कि फिलियन एकेडमी का एक साधारण छात्र हूँ और इस मामले में तुम लोगों को दखल देने की भी आवश्यकता नहीं है। ये केवल हमारे बीच का एक निष्पक्ष मुकाबला था। मैं इसका समाधान खुद करूंगा। इतना कहते ही उसकी नजर अचानक अपनी तलवार पर पड़ी। वह चौंक गया। सबसे उत्कृष्ट कारीगरों द्वारा बनाई गई उसकी बहुमूल्य तलवार में एक महीन दरार पड़ चुकी थी। उसे पहले से ही एहसास था कि रोनन असाधारण रूप से शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण तलवार से रोनन उसकी उत्कृष्ट तलवार में भी दरार डाल देगा। शुलिफन हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिलने का उत्साह साफ झलक रहा था। रोनन, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अगली सुबह राजधानी के बाहरी इलाके के एक घने जंगल में रोनन अपने हाथ में पकड़े नक्शे को ध्यान से देकर रास्ते की पुष्टि कर रहा था। वहीं उसके साथ चल रहा एशर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद एशर ने पूछा, रोनन, क्या हम सचमुच वहाँ जा रहे हैं? सुना है कल जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी वह शाही परिवार के बाद सबसे शक्तिशाली कुलीन घराने ग्रांचा परिवार का उत्तराधिकारी है। रोनन ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम बेकार की चिंता कर रहे हो। शुलिफान सिर्फ तलवारबाजी का दीवाना है, लेकिन उसका चरित्र बहुत अच्छा है। उसके अपने सिद्धांत और आदर्श हैं। उसे एक आदर्श कुलीन कहना भी गलत नहीं होगा। इसके बाद रोनन का ध्यान उस जगह की ओर गया जहाँ वे जा रहे थे। उस स्थान को मैजिक लेन कहा जाता था। यह वह जगह थी जहाँ किसी रहस्यमय कारण से दुनिया भर में फैली जादुई शक्ति एकत्र होकर मानो झील का रूप ले लेती थी। वहाँ मौजूद जादुई शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही आसपास के साधारण पत्थरों को उच्च गुणवत्ता वाले मैजिक स्टोन में बदल देता था। यहाँ तक कि साधारण घास भी दुर्लभ औषधीय पौधों में बदल जाती थी। इसी वजह से उस स्थान का मूल्य आंकना लगभग असंभव था। दुनिया का लगभग हर शक्तिशाली व्यक्ति उस पर अधिकार जमाना चाहता था। रोनन भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर बैरन इतनी बहुमूल्य जगह उनके हवाले कर देंगे। उधर एशर ने हवा में फैली अपार जादुई शक्ति को महसूस किया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये पहली बार था जब उसने इतनी विशाल मात्रा में मैजिक पावर महसूस की थी। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह यहाँ जादू का इस्तेमाल करे तो सामान्य परिस्थितियों में असंभव लगने वाले उच्च स्तरीय जादू भी आसानी से चला सकता है। इसी दौरान रोनन के पास रखा ओफी का अंडा अचानक तेज रोशनी से चमकने लगा। वह आसपास की जादुई शक्ति को बेहद तेजी से अपने भीतर समेट रहा था। तभी एशर को अचानक कुछ याद आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, रोनन, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? प्रोफेसर बैरन ने कहा था कि इतनी अधिक जादुई शक्ति वाली जगहों पर बहुत से जादुई जीव और जंगली जानवर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ आने के बाद से अब तक किसी भी जानवर की एक भी आवाज नहीं सुन पाए। असेल की बात सुनते ही रोनन जैसे नींद से जाग गया। वह तुरंत खड़ा हुआ, गहरी सांस ली और अगले ही पल उसकी नाक तक खून की हल्की सी गंध पहुंच गई। रोनन ने अपना माथा दबाते हुए बेबस स्वर में कहा, आखिर जहाँ भी मैं जाता हूँ मुसीबत मेरे पीछे क्यों चली आ रही है? असेल, तुम पहले कहीं छिप जाओ, मुझे खून की गंध आ रही है। जैसे ही उसने ये कहा, अगले ही पल जंगल की गहराइयों से जादुई शक्ति से चमकते 5 तीर तेजी से उनकी ओर आ गए। तीर उन तक पहुंचने ही वाले थे कि रोनन की आंखें तेज हो गईं। उसने बिजली जैसी फुर्ती से तलवार चलाई और 5 तीर एक ही पल में 2 टुकड़ों में कट गए। तीरों को देखकर रोनन को अचानक कुछ याद आया। अपने पिछले जीवन में उसकी टीम का एक सदस्य करीब्रू से था। उसी से उसने करीब्रू के बारे में बहुत सी बातें सीखी थी। इस तरह के विशेष तीर केवल वही शिकारी इस्तेमाल कर सकते थे जिन्होंने 100 से अधिक सफल शिकार किए हों और हाउंड स्तर तक पहुंच चुके हों। उधर पेड़ों के पीछे छिपे शिकारी यह देखकर स्तब्ध रह गए। ये आदमी आखिर है कौन? इसने एक ही बार में हमारे सारे तीर काट दिए। वे अभी आगे की योजना पर बात ही कर रहे थे कि रोनन तेजी से उनकी ओर पहुंच गया। उनका नेता पर्पल स्फीयर तुरंत होश में आया और धीमी आवाज में बाकी लोगों को अलग अलग दिशाओं से हमला करने का आदेश दिया। रोनन ने मन ही मन सोचा, मुसीबत है। हाउंड स्तर के लोग सचमुच पहले मिले, उन दोनों से बिल्कुल अलग हैं। मुझे पहले इन्हें यहीं रोकना होगा। ये सोचकर वह अचानक रुक गया और जोर से बोला, हमला मत करो, मैं तुम्हारा साथी हूँ। उसकी बात सुनकर सभी शिकारी हैरान रह गए। क्या बकवास कर रहे हो? उनके शक को देखकर रोनन ने आगे कहा, मैं दामाद शाखा का सबसे युवा हाउंड आहायुत हूँ। अगर यकीन नहीं है तो अपनी शाखा के वाइल्ड वुल्फ से पूछ लेना। ये सुनते ही पर्पल स्फीयर गुस्से से लाल हो गया। उसने रोनन का कॉलर पकड़ लिया। मरना चाहता है क्या? तभी बाकी साथियों ने तुरंत बीच बचाव किया। शांत हो जाओ, आखिर इसे हमारी संस्था की कई ऐसी बातें पता है जो सिर्फ अंदर के लोगों को मालूम होती है। बेहतर होगा पहले कप्तान से पुष्टि कर ले। अगर यह सच निकला तो दूसरी शाखा से बेवजह दुश्मनी हो जाएगी। उनकी बहस की आवाज सुनकर पास में मौजूद उनका कप्तान भी वहां आ गया। उसने नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हें आसपास चुपचाप निगरानी करने को कहा था, इतना शोर क्यों मचा रखा है? कप्तान की दबाव भरी मौजूदगी के सामने कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। पर्पल स्फीयर तुरंत उसके पास गया और अभी जो कुछ हुआ था वह सब विस्तार से बता दिया। ये सुनकर गंजे कप्तान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने रोनन की ओर देखते हुए कहा, नियमों के अनुसार यह इलाका हमारी डेमाइल ब्रांच के अधिकार में आता है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? यह सुनकर रोनन अचानक हंस पड़ा। माफ करना, असल में मुझे यह बात पता नहीं थी, क्योंकि मैं आहायुत हूँ ही नहीं। उसकी बात पूरी होते ही उसकी तलवार एक बार फिर म्यान से बाहर निकल आई। अगले ही पल उसके पास खड़े चारों शिकारी वहीं ढेर हो गए। यह देखकर गंजे कप्तान का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत कमर से तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन रोनन ने उसे जरा भी मौका नहीं दिया। वह एक ही कदम में उसके सामने पहुंच गया। तलवार की ठंडी चमक एक बार फिर लहराई और अगले ही पल उसका हाथ शरीर से अलग होकर नीचे गिर गया। इसके बाद रोनन ने एक कागज निकाला और उसे पर्पल स्फीयर के सामने फेंकते हुए कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी जानकारी में मौजूद सभी शाखाओं के ठिकाने इस पर बना दो। कुछ ही देर में पर्पल स्फीयर ने पूरा नक्शा बनाकर रोनन को दे दिया। वह कांपती हुई आवाज में बोला, तुमने वादा किया था कि मेरी जान बख्शोगे, तुम अपना वादा निभाओगे, है ना? रोनन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने काम से ही उत्तर दे दिया, बिल्कुल नहीं, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ और करता कुछ और हूँ। इसके बाद वह वापस लौटने के लिए मुड़ा ही था कि उसके बैग में रखा अंडा अचानक जोर जोर से कांपने लगा। वह अभी बैग खोलकर देखने ही वाला था कि अचानक असेल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती उंगली से दूर की ओर इशारा किया। दोनों ने देखा कि करीब्रू द्वारा मारे गए जीवों की लाशों के पास फैला गहरा
लाल खून जमीन से ऊपर उठने लगा। अगले ही पल चारों ओर बिखरा हुआ सारा खून एक विशाल रक्त लहर में बदल गया और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। रोनन ने तुरंत अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और लड़ने की मुद्रा बना ली, लेकिन तभी उसकी कमर से लटका अंडा अपने आप बैग से बाहर निकल आया और सीधे उस रक्त लहर के बीच जा पहुंचा। वह लाल रक्त की ऊर्जा कुल लालच से अपने भीतर सोखने लगा। यह अजीब नजारा देखकर रोनन पूरी तरह उलझ गया, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि इस अंडे से निकलने वाला जीव बिल्कुल साधारण नहीं होगा। जब रक्त की पूरी लहर पूरी तरह सोख ली गई तो अंडे के खोल पर पड़ी दरारें तेजी से फैलने लगी। रोनन अपनी खुशी रोक नहीं पाया और तुरंत उसे पास से देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार ताकत उसके सीधे नाक पर आ लगी। जब रोनन संभल कर दोबारा सामने देखने लगा तो उसने देखा कि उसके सामने एक छोटा सा पूरी तरह काले रंग का अजीब जीव खड़ा था। रोनन और असेल दोनों उस छोटे जीव को हैरानी से देखते रह गए। उसका रूप बेहद अनोखा था। दोनों के मन में एक ही सवाल उठा, आखिर इस छोटे से जीव ने इतनी ऊर्जा कहां से सोख ली। रोनन ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। छोटा जीव बिना डरे आगे आया और प्यार से अपना सिर उसकी उंगलियों से रगड़ने लगा, लेकिन अपनी नाक पर लगी चोट याद आते ही रोनन ने जानबूझकर नाराज होने का नाटक किया। मानता हूं कि तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन किसी का अभिवादन करने का ये तरीका कुछ ज्यादा ही अजीब है। मिलते ही सीधे हमला कर दिया। जैसे ही उसने ये कहा, छोटे जीव के सिर के ऊपर अचानक एक जादुई वृत्त बन गया। जादुई प्रकाश रोनन के शरीर पर पड़ा और उसकी नाक की सूजन और लालिमा पल भर में पूरी तरह गायब हो गई। रोनन ये देखकर बेहद खुश और हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा जीव उपचार करने वाला जादू भी जानता होगा। रोनन अभी उसका नाम सिता रखने ही वाला था कि तभी छोटे जीव के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। अगले ही पल वह तेजी से एक दिशा में दौड़ पड़ा। यह देखकर रोनन थोड़ा हैरान हुआ। उसे विश्वास नहीं हुआ कि अभी अभी जन्मा यह छोटा जीव इतनी तेज संवेदन शक्ति रखता है। जिस व्यक्ति का वह पीछा कर रहा था वह करिब्रू का जीवित बचा हुआ सदस्य बलरोस था। बलरोस कुछ देर के लिए सिर्फ शौच करने गया था। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके सभी साथी मारे जा चुके थे। वह पेड़ के पीछे छिपकर पूरे समय अंडे के फूटने की घटना देखता रहा और जैसे ही मौका मिला वह तुरंत जान बचाकर भागने लगा। बलरोस ज्यादा दूर तक भाग भी नहीं पाया था कि पेड़ की जड़ से ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल सीता उस पर झपट पड़ा और उसके घाव से लगातार खून चूसने लगा। बलरोस डर के मारे कांप उठा और तुरंत अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी रोनन समय पर वहां पहुंच गया और सीता को रोक दिया, लेकिन रोनन का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। उल्टा उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, बलरोस तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? बलरोस ने घबराकर सिर उठाया। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। तुम्हारी मेहरबानी से मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रोनन ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखी। ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो, तुमसे दोबारा मिलकर मुझे खुशी हुई। असल में बलरोस वही व्यक्ति था जो पिछले जीवन में करिब्रू छोड़कर रोनन की टीम में शामिल हुआ था। रोनन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरे ज्यादा बातें करने वाले करिब्रू दोस्त, मुझे तुमसे काम करवाना है, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। बलरोस की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह तुरंत बोला, अगर मेरी जान बख्श दोगे तो मैं जो कहोगे वही करूंगा। बलरोस को अपने साथ मिलाने के बाद रोनन और असेल वापस मैजिक पेन की ओर लौट गए। प्रोफेसर बैरन ने बताया था कि वहाँ का झरने का पानी भी बेहद कीमती होता है, इसीलिए रोनन ने उस पानी की एक बोतल भर ली ताकि बाद में उसकी कीमत का पता लगा सके। असेल ने पूछा, इतने पैसों का क्या करोगे? वैसे भी तुम दूसरे स्थान पर आए हो, तुम्हारी पूरी फीस माफ है और हर साल तुम्हें अच्छी खासी छात्रवृत्ति भी मिलेगी। रोनन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कुछ ही दिनों में प्रवेश समारोह होने वाला है। मैं अपनी बड़ी बहन आयरिल को शहर बुलाना चाहता हूँ। कुछ ही समय बाद रोनन अपनी बड़ी बहन एरिल को शहर ले आया। एरिल ने रोनन को देखते ही सबसे पहले घबरा कर पूछा, रोनन तुमने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया? जिस घोड़ा गाड़ी से तुमने मुझे बुलाया वो तो बहुत ही शानदार थी। रोनन मुस्कुराया और बोला, दीदी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह आयरिल को शहर की कई शानदार कपड़ों की दुकानों में ले गया और उसके लिए तरह तरह के कपड़े खरीदने लगा। इतने महंगे कपड़े देखकर एरिल घबरा गई। मुझे पता है कि तुमने हाल ही में कुछ पैसे कमाए हैं, लेकिन मेरे लिए इतने महंगे तोहफे खरीदना बहुत ज्यादा है। रोनन ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आपने मेरे लिए बहुत तकलीफें उठाई हैं, अब आपकी बारी है आराम से जीने की। ये सुनकर एरिल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसका छोटा सा भाई सचमुच बड़ा हो गया है। अगले ही पल वो खुशी से दुकान के बाहर भागी और जोर से सबको पुकारने लगी, सब लोग आकर देखो, देखो मेरा भाई कितना अच्छा है। इसके बाद रोनन ने दुकान के लगभग सारे कपड़े खरीद लिए और अपनी बहन को अच्छा खाना खिलाने ले जाने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? रोनन ने मुड़कर देखा, सामने शुल्रिपान खड़ा था। शुल्रिपान ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं तो अपना नया सामान लेने आया था। रास्ते में तुम्हें देखा इसलिए यही तुम्हारा इंतजार करने लगा। रोनन ने बेबस होकर कहा, इसे ही तो पीछा करना कहते हैं। मेरे सबसे खुशी वाले दिन मुझे लड़ने पर मजबूर मत करो। शुल्रिपान ने भी अपनी तलवार के मूठ पर हाथ रखा, यही तो मैं चाहता हूँ। दोनों के बीच माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। तभी आयरिल अचानक रोनन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, रोनन क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया कि लोगों से शिष्टता से बात करनी चाहिए? रोनन घबरा गया, दीदी आपने गलत समझा, पहले झगड़ा तो पीछे खड़े इसी आदमी ने शुरू किया था। लेकिन एरिल ने उंगली हिलाते हुए कहा, अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं क्या? गलती करने के बाद भी मुझसे बहस कर रहे हो? रोनन को डांटने के बाद एरिल ने अपने बाल कान के पीछे की, फिर शुल्रिपान की ओर मुड़कर झुक गई। मुझे सच में बहुत अफसोस है, मेरा भाई थोड़ा रूखा जरूर है लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। उसे सही तरीके से समझा न पाना मेरी गलती है, कृपया उसे माफ कर दीजिए। ये सुनते ही शुल्रिपान पूरी तरह घबरा गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तलवार के अलावा किसी और चीज में कभी दिलचस्पी न लेने वाला वह इंसान पहली बार किसी लड़की की वजह से अपना धैर्य खो बैठा। वह हकलाते हुए बोला, नहीं मिस आयरिल की कोई गलती नहीं है, असल में गलती मेरी ही थी, मैं ही ज्यादा उतावला हो गया। ये सुनकर बहुत खुश हो गई। वह उत्साहित होकर शुल्रिपान का हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इतने बड़े दिल वाले इंसान हैं। मुझे बहुत खुशी है कि रोनन को आपके जैसा
दोस्त मिला। इरिल के इस अचानक स्पर्श से शुल्रिपन का दिमाग जैसे काम करना बंद कर गया। उसे सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। वह घबराते हुए अपनी जेब से शुद्ध सोने का बना एक पहचान पत्र निकालकर बोला, माफ कीजिए कि मैंने आप दोनों भाई बहन का समय खराब किया। ये हमारे परिवार का पहचान पत्र है। साम्राज्य में लगभग हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे मेरी तरफ से माफी समझकर रख लीजिए। पिछली बार मेरी तलवार भी टूट गई थी, इसलिए रोनन की तलवार भी शायद अच्छी हालत में नहीं होगी। अगर नई तलवार खरीदनी हो तो वर्कशॉप स्ट्रीट के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित सबसे पुराने लोहार खाने में चले जाइए। उसे बने हुए 500 साल हो चुके हैं। आम लोगों का वहां जाना आसान नहीं है, लेकिन इस पहचान पत्र के साथ आपको कोई नहीं रोकेगा। इतना कहकर शुल्रिपान जल्दी से वहां से चला गया। रोनन वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखा रह गया। वह कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वह पहचान पत्र इतना कीमती था कि उससे एक छोटा शहर तक खरीदा जा सकता था। रोनन मन ही मन सोचने लगा, क्या यह सच में वही शुल्रिपन है जिसे मैं जानता हूँ। कुछ समय बाद फिलियन एकेडमी का प्रवेश समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। प्रिंसिपल कराटेट मंच पर आए और ऊंची आवाज में बोले, बैच के सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का स्वागत है। अब प्रवेश समारोह शुरू होता है। इसके बाद उनका लंबा भाषण शुरू हुआ, जिसे सुनते सुनते रोनन को जम्हाई आने लगी। तभी प्रिंसिपल ने उंगलियां चरकाई। अगले ही पल आसमान फट गया और उसमें हल्के बैंगनी रंग की एक विशाल अंतरिक्ष दरार दिखाई दी। तेज रोशनी चमकी और वहां मौजूद सभी लोग एक विशाल अखाड़े में पहुंच गए। सब लोग अभी संभल भी नहीं पाए थे कि प्रिंसिपल ने घोषणा की, अब समारोह का आखिरी कार्यक्रम शुरू होगा, वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों का मुकाबला। ये फिलियन एकेडमी की एक विशेष परंपरा थी। हर साल प्रथम वर्ष के पहले और दूसरे स्थान वाले छात्र दूसरे वर्ष के शीर्ष 4 छात्रों में से किसी एक को चुनकर उससे एक के बाद एक मुकाबला कर सकते थे। हालांकि नए छात्रों को यह मुकाबला ठुकराने का अधिकार था, लेकिन रोनन पीछे हटने वाला नहीं था। वह इस मौके का इस्तेमाल अपनी बहन को यह दिखाने के लिए करना चाहता था कि अब वह इतना मजबूत हो चुका है कि बाहर खुद अपनी रक्षा कर सकता है। ये सोचकर रोनन ने प्रिंसिपल की ओर देखा और कहा, अगर अनुमति हो तो मैं चारों वरिष्ठों को एक साथ चुनौती देना चाह रहा हूँ। रोनन की बात सुनते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। मंच के नीचे बैठे सभी शिक्षक हैरान रह गए। चारों वरिष्ठ छात्रों की आंखों में भी आश्चर्य और गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। प्रिंसिपल ने तुरंत नैब्रोजे की ओर देखा और पूछा, क्या आप रोनन की इस मांग से सहमत हैं? नैब्रोग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जैसा यह चाहता है वैसा ही होने दो। आखिर फिलियन का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, ताकत सबसे ऊपर है। अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर गई तो मैं तुरंत हस्तक्षेप करूंगा। काफी सोच विचार करने के बाद प्रिंसिपल ने भी रोनन की चुनौती स्वीकार कर ली। दर्शक दीर्घा में बैठी आयरिल का चेहरा चिंता से भर गया। उसने जोर से कहा, रोनान, अगर लगे कि संभाल नहीं पा रहे हो तो तुरंत हार मान लेना। रोनन ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, मानो कह रहा हो कि चिंता की कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल के आदेश देते ही चारों वरिष्ठ छात्र एक साथ हरकत में आ गए। उनमें से पहला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसकी केवल परछाई ही दिखाई दे रही थी। रोनन झुककर उसका हमला बाल बाल बचा गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। इसकी रफ्तार तो जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने वाली मालेरिया से भी कई गुना ज्यादा है। वह अभी यह सोच ही रहा था कि इरीना दोनों हाथों में छोटी तलवारें लेकर उस पर टूट पड़ी। रोनन ने उसकी तलवार रोकी ही थी कि उसी समय कैरन का लंबा भाला जहरीले सांप की तरह उसकी कमर की ओर बढ़ा। बचने का समय नहीं था, इसलिए रोनान ने तुरंत तलवार से उसे रोक लिया। लेकिन उस वॉर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह कई मीटर पीछे जा गिरा। वह अभी उठ भी नहीं पाया था कि उसके पीछे खड़े ब्राम ने अपनी विशाल तलवार उठा ली। ब्रैम ने कहा, रोनन, तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया? मैं तो तुमसे एक निष्पक्ष मुकाबला करना चाहता था। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से तलवार नीचे दे मारी। उधर बाकी तीनों भी अगले हमले के लिए पूरी तरह तैयार खड़े थे। लगातार हो रहे इन हमलों को देखकर रोनन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इनमें से हर एक अकेले ही बेहद ताकतवर है और इनकी आपसी तालमेल भी कमाल की है। अगले ही पल रोनान की आकृति अचानक चारों की आंखों के सामने से गायब हो गई। चारों के सभी हमले खाली चले गए। वे अभी हैरानी में ही थे कि रोनन बिजली जैसी रफ्तार से उनकी ओर झपटा। उसकी परछाई किसी भूत की तरह तीनों के बीच लगातार घूमती रही और उसने एक एक करके उन तीनों को जोरदार वार से पीछे धकेल दिया। अब मैदान में केवल ब्रैम बचा था। वह उत्साह से अपनी विशाल तलवार लेकर रोनन की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही रोनान ने तलवार चलाई, ब्रैम को एक पल के लिए ऐसा लगा मानो उसके सामने प्रोफेसर नैब्रोगे खड़े हों। जब तक उसे होश आया, उसके हाथ की विशाल तलवार पहले ही रोनन के वार से टूट चुकी थी। पूरा मैदान कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक चारों ओर जोरदार तालियों और जयकारों की गूंज उठी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक नया छात्र अकेले ही दूसरे वर्ष के शीर्ष 4 छात्रों को हरा देगा। उधर हार चुके चारों वरिष्ठ छात्र वहीं खड़े खड़े अपनी जिंदगी पर शक करने लगे। लेकिन रोनन ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे दर्शक दीर्घा में बैठी अपनी बहन आयरिल की ओर देखा। वह खुशी से पास बैठे लोगों का हाथ पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रही थी, देखा आपने, वह मेरा छोटा भाई है। कुछ देर सोचने के बाद
रोनन उन चारों वरिष्ठ छात्रों के पास गया। उसने उनके सामने पूरे 90 डिग्री तक झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। चारों वरिष्ठों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी ताकत मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा थी। आप लोगों की वजह से ही मैं इस मुकाबले में बहुत कुछ सीख पाया। मेरा यह बचकाना चुनौती स्वीकार करने के लिए आपका सच में धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप आज मेरी इस बदतमीजी को भूल जाएंगे। आगे भी कृपया मुझे मार्गदर्शन देते रहिए। यह दृश्य देखकर नीचे बैठे मलेरिया और असैले पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें लगा जैसे रोनन ने कोई गलत दवा खा ली हो। चारों वरिष्ठ छात्र भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहें। तभी अभी तक उदास खड़ा ब्रैम अचानक उछलकर खड़ा हो गया। वह जोर से बोला, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ताकतवर होने के साथ साथ इतने विनम्र भी हो। तुमने हमें अपनी ताकत से पूरी ईमानदारी से हराया है, इसलिए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही फिलेयन का सिद्धांत है। रोनन हल्का सा मुस्कुराया। आज उसने सिर्फ अपनी ताकत ही साबित नहीं की थी, बल्कि अपने व्यवहार से यह भी दिखा दिया था कि वह अब पूरी तरह परिपक्व हो चुका है। अब उसकी बहन को उसके लिए हर समय चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दर्शक दीर्घा में बैठी इरिल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह भावुक होकर सोच रही थी, मेरा छोटा रोनन सचमुच बड़ा हो गया है। दर्शक दीर्घा के एक कोने में बैंगनी बालों वाली एक महिला रोनन को देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। सचमुच ये लड़का बड़ा दिलचस्प है। उस रात फिलेयन एकेडमी का भोज भवन पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था। चारों ओर शानदार दावत सजी हुई थी। इतनी भव्य जगह देखकर आसेल की आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन मलेरिया को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने सीधे चमचमाती भुनी हुई मेमने की टांग उठाई और बड़े मजे से खाने लगी। थोड़ी देर बाद रोनन भी वहां पहुंचा। आसेल ने पूछा, क्या तुम अपनी बहन को सुरक्षित विदा करके आ गए? रोनन ने सिर हिलाया। हाँ, जाने से पहले उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें समझाई। उन्हें पूरी तरह निश्चिंत करने में थोड़ा समय लगा। सुरक्षा के लिए मैंने सीता को भी उनके साथ भेज दिया है। यह कहकर रोनन ने भी एक चिकन लेग उठाया और खाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। रोनन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब तुम आराम से खाना खा सकते हो? रोनन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ शुल्रिपन खड़ा था। रोनन बेबस होकर बोला, तुम फिर आ गए? आखिर चाहते क्या हो? शुल्रिपान ने अपनी जेब से एक छोटी नोटबुक निकाली और पूरी गंभीरता से बोला, मुझे सिर्फ एक बहुत जरूरी बात की पुष्टि करनी है। मिस इरिल का घर कहाँ है? वापस जाने वाला रास्ता कैसा है? वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ठीक है या नहीं? क्या उस इलाके में अक्सर डाकू दिखाई देते हैं? ये सुनकर रोनन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। तुम्हारे हिसाब से यही बहुत जरूरी बात है? शुल्रिपान ने गंभीर चेहरे से जवाब दिया, बिल्कुल। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उनकी सुरक्षा के लिए निजी गार्ड लगाए होंगे या कम से कम किसी भाड़े के सैनिक दल को रखा होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम रोदरन के अपराधियों से भी बदतर हो। रोनन तुरंत छल्ला उठा, मैंने उनकी सुरक्षा के लिए भाड़े के सैनिकों से भी ज्यादा भरोसेमंद साथी भेजा है। जब तक अचानक कोई उड़ता हुआ ड्रैगन नहीं आ जाता, मेरी बहन पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह सुनते ही शुल्रिपान अचानक जम गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मतलब अगर सचमुच कोई उड़ता हुआ ड्रैगन आ गया तो मिस इरिल खतरे में पड़ सकती है। रोनन ने अपना सिर पकड़ लिया। बस भी करो पागल आदमी, तुम मेरी बहन के मामले में इतना दखल क्यों दे रहे हो? वह मेरी बहन है, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? ये सवाल सुनते ही शुल्रिपान चुप हो गया। वह हकलाने लगा, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसी समय एक मुस्कुराती हुई आवाज बीच में सुनाई दी, क्या दिलचस्प दृश्य है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रांसिया परिवार का वाइल्ड वुल्फ भी इतना शोर मचा सका है। शुल्रिपान ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर तुरंत नापसंदगी झलकने लगी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसके सामने खड़ा व्यक्ति था जादू विभाग का प्रथम स्थान प्राप्त छात्र आइलेबेथ। आइलेबेथ मुस्कुराया और बोला, गलत मत समझना, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। फिलहाल मेरी दिलचस्पी सिर्फ रोनन में है। ये सुनकर शुल्रिपान ने राहत की सांस ली। लगता है रोनन ने तुम्हारी भी रुचि जगा दी है। खैर, मुझे जो कहना था वह मैं कह चुका हूँ, अब तुम लोग बात करो। इतना कहकर वह मुड़कर जाने लगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक फिर रुका। पीछे मुड़कर रोनन से बोला, रोनन, मुझे लगता है कि हमारे परिवार की सुरक्षा टुकड़ी को तुम्हारी बहन की रक्षा के लिए भेज देना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ये सुनते ही रोनन के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब कृपया यहाँ से चले जाओ। शुल्रिपान के जाने के बाद आइलेबेथ ने अपनी जेब से बैंगनी रंग का एक ब्रोच निकाला और रोनन की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देने आया हूँ। रोनन ने जैसे ही उस ब्रोच को देखा, उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि पिछले जन्म में महासेनापति आदेशन ने भी उसे बिल्कुल ऐसा ही ब्रोच दिया था। अकरूसिया परिवार और शुल्रिपन का ग्रांसिया परिवार साम्राज्य के दो सबसे शक्तिशाली कुलों में गिने जाते थे। लेकिन जहाँ दूसरे कुलीन परिवार केवल खून के रिश्तों को महत्व देते थे, वहीं अकरूसिया परिवार हमेशा प्रतिभा को सबसे ऊपर रखा था। वे उभरती हुई प्रतिभाओं को एक अवसर देते थे और उसी अवसर का प्रतीक था रोनन के हाथ में रखा ये बैंगनी ब्रोच। आइलेबेथ ने शांत स्वर में कहा, मुझे यकीन है कि तुम जानते हो इसका क्या मतलब है। उम्मीद है तुम समझदारी से फैसला करोगे। आखिर अगर कोई खूंखार जानवर बहुत लंबे समय तक भेड़ों के झुंड में रहे तो एक दिन वह भी भेड़ जैसा शांत हो जाता है। समय बीते देर नहीं लगी और अकादमी में पढ़ाई का पहला दिन आ पहुंचा। यह अकादमी हमेशा से ताकत सबसे ऊपर के सिद्धांत पर चलती थी, इसलिए छात्रों के रहने की व्यवस्था भी पूरी तरह उनकी रैंक के अनुसार की गई थी। जिन छात्रों की रैंक बीच में थी उन्हें आरामदायक अपार्टमेंट दिए गए। हर छात्र के लिए अलग कमरा था, साथ ही मुफ्त भोजनालय की सुविधा भी। कुल मिलाकर उनका छात्र जीवन काफी आरामदायक था। लेकिन सबसे नीचे के 30% छात्रों को अकादमी के एक कोने में बने पुराने और जर्जर लकड़ी के मकानों
मकानों में रखा गया। उनमें कई बड़े कुलीन परिवारों के बच्चे भी शामिल थे। पहले ही दिन वे सभी नाराज होकर शिकायत करने लगे। तब शिक्षकों ने धैर्य से समझाया, अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो मेहनत करके अपनी रैंक सुधारो, वरना अगले सेमेस्टर में भी यहीं रहना पड़ेगा। दूसरी ओर रोनन सहित शीर्ष 10% छात्रों को अलग अलग शानदार विला दिए गए। उनकी भव्यता देखकर रोनन भी दंग रह गया। वह अपने नए विला का निरीक्षण कर ही रहा था, तभी मेज पर रखे एक दस्तावेज पर उसकी नजर पड़ी। वह फिलियन एकेडमी का कोर्स चयन फॉर्म था। हर छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकता था। रोनन ने तुरंत कलम उठाई और तेजी से फॉर्म भरना शुरू कर दिया। जब उसने फॉर्म पूरा किया तो संतोष से मुस्कुराया। उसने अकादमी के लगभग 2/3 विषय चुन लिए थे। भविष्य के व्यस्त और ज्ञान से भरे जीवन की कल्पना करके वह मन ही मन बहुत उत्साहित हो गया। लेकिन उसका यह सपना अगले ही दिन टूट गया। तलवारबाजी की बुनियादी कक्षा के प्रशिक्षण मैदान में शिक्षक गंभीर चेहरे के साथ उसे देख रहे थे। रोनन, अब तुम्हें इस कक्षा में आने की जरूरत नहीं है। रोनन तुरंत हैरान रह गया। सर, अभी तो कक्षा शुरू हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ। इतना सुनते ही शिक्षक जोर से हंस पड़े। यही बात मैं कहना चाहता था। इतनी ही देर में तुम साम्राज्य की तलवारबाजी की सभी चालें सीख चुके हो और उन्हें पूरी तरह सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ रखा तो बाकी छात्र अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगेंगे। यह कहकर शिक्षक ने उसे अपनी पहली कक्षा मुक्त अनुमति दे दी। उसके बाद चाहे तलवारबाजी का इतिहास हो या दानवों के शिकार का अभ्यास, लगभग हर विषय में उसे समय से पहले ही कक्षा से मुक्त कर दिया गया। अब रोनन के पास कोई काम नहीं बचा था। वह अकादमी के पास बहने वाली छोटी नदी के किनारे बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। पता नहीं कितना समय बीत गया, तभी निबी रॉजर अचानक उसके पास आ गए। इस समय तो तुम्हारी कक्षा होनी चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोनन कुछ कह पाता उससे पहले ही निबी रॉजर हल्के से मुस्कुराए। मां, मुझे समझ आ गया, लगता है तुमने सारी पढ़ाई पहले ही पूरी कर ली है। रोनन ने एक लंबी सांस ली। मैं तो सोच रहा था कि फिलियन अकादमी बहुत महान होगी, लेकिन यह तो मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग निकली। निबी रॉजर ने उसकी बात का विरोध नहीं किया। आखिर ये वही लड़का था जिसने उनकी गुप्त तलवार तकनीक केवल एक बार देकर ही लगभग पूरी सीख ली थी। उसकी प्रतिभा सचमुच असाधारण थी। इसके बाद निबी रॉजर ने अपनी तलवार उतार दी। फिलियन का शिक्षक होने के नाते तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने रोनन की ओर हाथ बढ़ाया। अपनी तलवार मुझे दो, अब मैं तुम्हें एक असली सबक सिखाता हूँ। रोनन अभी समझ ही रहा था कि अचानक जादुई शक्ति से भरी एक तलवार की लहर उसके कान के बिल्कुल पास से निकल गई। अगले ही पल उसके पीछे का पूरा तालाब जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। दर्जनों मीटर ऊंची पानी की दीवार आसमान तक उठ गई। लेकिन निबी रॉजर ने केवल एक लंबी सांस भरी। जैसा सोचा था, इस तरह के घटिया लोहे से बस इतना ही किया जा सका है। जो चीज जादुई शक्ति तक सहन नहीं कर सकती उसे हथियार कहना भी गलत है। उल्टा ये अपने मालिक की ताकत कम कर देती है। ये कहते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपनी असली तलवार निकाली। उन्होंने पहले की तरह ही एक साधारण सा वार किया, लेकिन उसी एक वार से पूरा तालाब 2 हिस्सों में बंट गया। इस बार की ताकत पहले से कई दर्जन गुना अधिक थी। रोनन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। दोनों वार एक जैसे थे, मुद्रा भी वही थी, ताकत भी वही थी। रोनन का हैरान चेहरा देखकर निबी रॉजर संतुष्टि से मुस्कुराए। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारे अंदर किस चीज की कमी है। भले ही अभी तुम्हें जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम इसे जरूर सीख लोगे। और जब भविष्य में अपनी तलवारबाजी में जादुई शक्ति मिलानी होगी, तब सबसे पहले तुम्हारे पास तुम्हारे योग्य एक असली हथियार होना चाहिए। कुछ देर बाद निबी रॉजर ने रोनन से कहा, अब से तुम मेरी कक्षा में आओ। रोनन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आपकी कक्षा तो केवल दूसरे वर्ष और उससे ऊपर के छात्रों के लिए है। निबी रॉजर बोले, बात सही है, लेकिन मैं अकादमी से तुम्हारे लिए विशेष अनुमति ले लूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें पहले अपने लिए एक अच्छा हथियार ढूंढना होगा। इसके बाद रोनान, असेल और उनके साथी सीधे उस लोहार की दुकान पर पहुंचे जिसका जिक्र शर्ली पान ने किया था। लेकिन उनके सामने जो टूटा फूटा छोटा सा मकान था, उसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि यही ग्रांचा परिवार की पसंदीदा लोहार की दुकान है। जब रोनन और उसके साथियों ने दरवाजा खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। तभी अचानक कमरे का दूसरा दरवाजा खुला। एक विशाल रोएंदार हाथ दिखाई दिया। अगले ही पल लगभग 2.5 मीटर लंबा एक वेयरवुल्फ उनके सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, क्या काम है? रोनन ने तुरंत ग्रांचिया परिवार की पहचान पट्टिका निकालकर दिखाई। मैं हथियार लेने आया हूँ। वेयरवुल्फ ने लापरवाही से जमाई ली, हम यहाँ बच्चों का काम नहीं करते, अब निकल जाओ। इतना कहकर उसकी नजर अचानक असेल पर जा पड़ी। वह मुस्कुराया, वैसे मैं अभी थोड़ा भूखा हूँ, अगर तुम लोग इसके एक हाथ मुझे खाने के लिए दे दो तो मैं सोच सका हूँ कि तुम्हारी खातिरदारी करूँ या नहीं। ये सुनते ही असेल डर के मारे कांप उठा। उसने जल्दी जल्दी कहा, मैं बहुत बदबूदार हूँ, मुझे खाने में मजा नहीं आएगा। रोनन की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। उसने झटके से अपनी तलवार निकाली और उसकी नोक सीधे वेयरवुल्फ के पेट पर तान दी। लेकिन वेयरवुल्फ को केवल हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसके शरीर पर जरा सी भी चोट नहीं आई। अगले ही पल उसके शरीर पर हल्की नीली चमक वाली पारदर्शी कवच की एक परत उभर आई। रोनन ने तलवार की पकड़ और मजबूत कर ली। यह देखकर वेयरवुल्फ का चेहरा तुरंत बदल गया। गलतफहमी है, यह सब गलतफहमी है। यह हमारे लोहार खाने का नियम है। जो भी ग्राहक पहली बार आता है उसे पहले अपनी ताकत साबित करनी पड़ती है। मैं तो बस अपनी इस पारदर्शी कवच की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए जानबूझकर तुम्हें उकसाया। हालांकि यह वजह कुछ अजीब थी, लेकिन रोनन को लगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए उसने अपनी तलवार वापस रख दी। रोनन बोला, अगली बार यह तरीका दोपहर में आजमाना शायद बेहतर रहेगा। इसके बाद वेयरवुल्फ ने अपना घमंडी रवैया छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए असेल से माफी मांगी। माफ करना, शायद मैं तुम्हें डरा बैठा, लेकिन चिंता मत करो, मैं इंसानों को नहीं खाता। मेरा नाम दिदिवी है, मैं इस लोहार खाने का द्वारपाल हूँ। ये तो सिर्फ प्रवेश द्वार है, अब मैं तुम्हें असली लोहार खाने में ले चलता हूँ। इसके बाद दिदिवी उन्हें अंदर ले गया। उसने ईंटों के बीच छिपा एक बटन जोर से दबाया। खटाक आवाज के साथ ही जमीन के नीचे से घूमते हुए गेरों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उनके पैरों के नीचे की पत्थर की जमीन जोर जोर से कांपने लगी। फिर पूरा फर्श उन्हें लेकर तेजी से नीचे उतरने लगा। उन्हें देखकर रोनान हैरान रह गया। इस जगह के नीचे एक पूरा भूमिगत शहर छिपा हुआ था। यही था राजधानी का सबसे बड़ा और सबसे
सबसे प्रसिद्ध लोहार खाना परूचिया। दीदीवी ने गर्व से अपनी छाती थपथपाई। रोनन, अब जबकि तुम मेरी परीक्षा पास कर चुके हो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें यहाँ की सबसे बेहतरीन चीज दिखाऊंगा। भूमिगत शहर नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य के सबसे महान कारीगर से मिलवाऊंगा। कुछ ही देर बाद दीदीवे उन्हें भूमिगत शहर के सबसे अंदर बने एक लोहार खाने में ले गया। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति हथौड़ा चलाकर लोहे को गढ़ रहा था। वह था 400 साल के अनुभव वाला महान कारीगर डुरेन। दीदीवी की आहट सुनकर डुरेन ने हथौड़ा रोक दिया। अरे, इस बार तो तुम एक साथ 3 लोगों को ले आए हो, इसका मतलब इनमें से कोई एक काफी ताकतवर होगा। दीदीवे तुरंत सीना तानकर खड़ा हो गया और रोनन की ओर इशारा किया। बिल्कुल, इस लड़के की ताकत देखकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन डुरेन ने रोनन के कम उम्र वाले चेहरे को देखा और विश्वास नहीं किया। सिर्फ बातों से कुछ साबित नहीं होता। वैसे भी तलवार बनाते समय उसके मालिक की क्षमता जानना जरूरी होता है। क्यों न यह अपनी असली ताकत दिखाए। रोनन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी कमर से काली लोहे की तलवार निकाल ली। जैसे ही डुरेन की नजर उस तलवार पर पड़ी, उसका चेहरा तुरंत उतर गया। क्या इस कबाड़ को भी तुम हथियार कहते हो? इतना कहते ही उसने रोनन के हाथ से तलवार छीन ली। फिर बिना एक पल रुके हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से उस पर दे मारा। काली लोहे की तलवार उसी जगह 2 टुकड़ों में टूट गई। डुरेन ने गुस्से से कहा, क्या तुम अब तक इस कूड़े को ही हथियार समझकर अपने साथ रखते थे? रोनन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। आखिर ये वही तलवार थी जिसे उसने सैकड़ों तलवारों में से सबसे ज्यादा पसंद करके चुना था। डुरेन ने बेपरवाही से दूर रखी हुई तलवारों की ओर इशारा किया। वहाँ रखी तलवारों में से जितनी चाहो चुन लो। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार समझना। मैं यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ की कोई भी तलवार तुम्हारी उस टूटी फूटी तलवार से सैकड़ों गुना बेहतर है। ये सुनकर रोनान कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने पास खड़े दीदीवे की ओर देखा। जब दीदीवे ने सिर हिलाकर हामी भरी तो रोनन ने भी संकोच छोड़ दिया। वह तलवारों के ढेर के पास गया और उनमें से ठंडी चमक बिखेरती एक मिथ्रिल तलवार उठा ली। तलवार हाथ में लेते ही उसे महसूस हुआ कि यह सचमुच अलग है। फिर भी उसके मन में थोड़ा संदेह था। क्या सच में इतना बड़ा अंतर हो सकता है? उसने डुरेन की ओर देखते हुए पूछा, पहले आप ये वादा कीजिए कि चाहे मैं कितनी भी तबाही मचा दूं, उसका हर्जाना मुझे नहीं देना पड़ेगा। डुरेन ने बिना झिझक हाथ हिलाया। निश्चिंत होकर अपनी सबसे ताकतवर तलवार तकनीक इस्तेमाल करो, चाहे जितना भी नुकसान हो, तुमसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। ये सुनकर रोनान ने मिथ्रिल तलवार की मूठ कसकर पकड़ ली। उसके मन में कल निबी रॉजर द्वारा दिखाई गई तलवार तकनीक उभर आई। उधर डुरेन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे रोनान के तलवार चलाने के अंदाज में निबी रॉजर की झलक दिखाई देने लगी। अगले ही पल तलवार की चमक बिजली की तरह फूटी। तोड़ाम जोरदार धमाके के साथ पूरी लोहार की दुकान की दीवारें उड़ गईं। जमीन पर लगभग 100 मीटर लंबी एक गहरी दरार बन गई। रोनन और डुरेन दोनों वहीं के वहीं स्तब्ध रह गए। कुछ देर बाद डुरेन ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में पहले वाला तिरस्कार बिल्कुल नहीं था। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें हर्जाना नहीं देना पड़ेगा, इसलिए इसकी चिंता मत करो। लेकिन मुझे एक बात पूछनी है, क्या तुम निबी रॉजर के शिष्य हो? रोनन चौंक गया। क्या आप भी प्रोफेसर निबी रॉजर को जानते हैं? डुरेन ने गर्व से सिर हिलाया। बिल्कुल, उनकी उड़ने वाली तलवार उरुषा मैंने ही बनाई थी। वह मेरे 400 साल के लोहार जीवन की सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक है। इतना कहकर वह जोर से हंस पड़ा और रोनन के कंधे पर हल्के से हाथ रखा। कमाल है, तुम बिना जादुई शक्ति का इस्तेमाल किए इतना शक्तिशाली वार कर सके हो। पिछले 100 सालों में मैंने तुम्हारे जैसा तलवारबाजी का प्रतिभाशाली युवक नहीं देखा। लेकिन अगले ही पल डुरेन फिर गंभीर हो गया। हालांकि तुम्हारी ताकत ही अब सबसे बड़ी समस्या है। तुम्हारे लिए सही तलवार बनाना आसान नहीं होगा। इतनी मजबूत मिथ्रिल तलवार भी तुम्हारी ताकत सहन नहीं कर सके। साधारण धातु तो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। हमें सबसे बेहतरीन और विशेष सामग्री की जरूरत होगी। इतना सुनते ही रोनन की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपनी जेब टटोली और एक अंडे का खोल निकालकर डुरेन की ओर बढ़ा दिया। ये ड्रीम बर्ड के अंडे का खोल है। यह अब तक की सबसे कठोर चीज है जो मैंने देखी है। शायद इसे तलवार बनाने की सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। डुरेन ने खोल हाथ में लिया और तुरंत उस पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही हथौड़ा उस पर पड़ा, डुरेन की आंखें फैल गईं। उसका मिथ्रिल का हथौड़ा उस खोल पर जरा सा भी निशान नहीं छोड़ पाया। डुरेन की आंखें उत्साह से चमक उठी। वह खोल को कसकर पकड़ते हुए बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसी भी कोई सामग्री हो सकती है। क्या मैं सचमुच इससे तुम्हारी तलवार बना सकता हूँ? रोनन ने बिना हिचक सिर हिलाकर हामी भर दी। यह सुनते ही डुरेन ने पूरे आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। आधे महीने बाद आकर अपनी तलवार ले जाना, मैं तुम्हारे लिए पूरी राजधानी की सबसे बेहतरीन तलवार बनाऊंगा। रोनन संतुष्ट होकर मुस्कुराया और मार्लिया तथा असेल के साथ वापस जाने ही वाला था कि डुरेन ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों भी इस सम्मानित मेहमान के साथ आए हो, ऐसे खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। तुम दोनों भी किसी दूसरे लोहार के पास जाकर अपने लिए हथियार बनवा लो। बस इतना कहना कि तुम्हें मैंने भेजा है, फिर कोई भी तुम्हारी उपेक्षा नहीं करेगा। यह कहते हुए डुरेन ने फिर से अपना हथौड़ा उठाकर लगातार चोट करना शुरू कर दिया। मैं खुद तुम्हें वहाँ ले जाना चाहता था, लेकिन माफ करना, इस समय मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस सामग्री पर है। बाकी किसी काम में मेरा मन नहीं लगेगा। टन 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 हथौड़े की लगातार गूंज के साथ डुरेन का चेहरा उत्साह से और भी लाल होता जा रहा था। इस सामग्री को गढ़ने की आवाज सचमुच बेहद रोमांचक है। सब लोग मेरी इस हालत पर हंस रहे हैं। ये देखकर रोनन, मार्लिया और आसेल तीनों अवाक रह गए। अब उन्हें समझ आया कि रास्ते में दीदीवे ने क्यों कहा था कि डुरेन का स्वभाव थोड़ा अजीब है और उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद रोनन, मार्लिया और असेल ने एक अच्छे लोहार को चुना। हथियार बनवाते समय उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे बेहतरीन सामग्री चुनी। रोनान को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि शर्लिपन द्वारा दी गई पहचान पट्टिका की वजह से यहाँ होने वाला सारा खर्च ग्रांचिया परिवार उठाने वाला था।
अगले 2 हफ्तों तक रोनान के पास कोई खास काम नहीं था। वह पूरे फील्ड में इधर उधर घूमता रहा। इसी दौरान वह गलती से प्रोफेसर नीबी रॉजर की विशेष कक्षा वाली इमारत के पास पहुंच गया। उस शानदार शिक्षण भवन को देखकर वह मन ही मन सोचने लगा। नीबी रॉजर ने उससे कहा था कि असली हथियार मिलने के बाद ही उनकी कक्षा में आना। अब डोरेन उसकी नई तलवार बना रहा था। शायद वही हथियार उनकी शर्त पूरी कर देगा। वह अभी यही सोच रहा था कि पता ही नहीं चला कब नीबी रॉजर उसके बिल्कुल पास आकर खड़े हो गए। रोनन कुछ बोल पाता उससे पहले ही नीबी रॉजर ने उसका कान पकड़ लिया। काफी दिनों बाद मिले हो रोनन, मैंने तुमसे कहा था कि जैसे ही तुम्हें सही हथियार मिल जाए तुरंत मेरी कक्षा में आ जाना। फिर अब तक क्यों नहीं आए? रोनन सफाई देने ही वाला था कि नीबी रॉजर उसे कान पकड़कर सीधे कक्षा की ओर घसीटने लगे। सफाई रास्ते में देना, पहले मेरे साथ चलो। कुछ ही देर में रोनन को प्रशिक्षण मैदान में ले जाया गया। नीबी रॉजर ने दोनों हाथ बांधकर वहाँ मौजूद छात्रों से कहा, इस लड़के ने परिचय समारोह में काफी नाम कमाया था। मुझे यकीन है कि तुम सब इसे पहले से जानते हो, इसलिए मैं इसका अलग से परिचय नहीं कराऊंगा। आज से यह तुम सबके साथ मेरी कक्षा में पढ़ेगा। इतना सुनते ही पूरा मैदान शोर से गूंज उठा। कुछ छात्रों ने व्यंग्य भी किया, लेकिन रोनान ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर भीड़ पर घूमी तो उसे कई जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। उनमें ब्राम और नैजू भी थे, जिनसे वह परिचय समारोह में लड़ चुका था। यहाँ तक कि उसका पुराना प्रतिद्वंद्वी शुर्लीपन भी वहीं मौजूद था। उसी समय एक लड़की हाफती हुई दौड़कर आई। वह सीधे नीबी रॉजर के सामने पहुंची और धीरे से देर होने का कारण बताने लगी। नीबी रॉजर ने उसे डांटने के बजाय रोनन से उसका परिचय कराया। लड़की मुस्कुराकर रोनन की ओर मुड़ी। तुमसे मिलकर खुशी हुई रोनन, मैं इस पाठ्यक्रम की सहायक प्रशिक्षक हूँ। मार्शल आर्ट्स विभाग की दूसरे वर्ष की छात्रा आदेशन। रोनन वहीं का वहीं स्तब्ध रह गया। उसे कभी कल्पना भी नहीं थी कि भविष्य में अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता के कारण इतिहास की पहली महिला महान सेनापति बनने वाली आदेशन, जिसे पूरी दुनिया आयरन लेडी के नाम से जानेगी, सेना में शामिल होने से पहले इतनी विनम्र और स्नेही बड़ी बहन जैसी दिखाई देती थी। लेकिन रोनन की हैरानी ज्यादा देर तक नहीं रही। जल्द ही उसकी जगह उलझन ने ले ली। उसने देखा कि आदेशन लगातार सभी छात्रों के बीच इधर उधर घूम रही। क्या सहायक प्रशिक्षक का काम किसी नौकर जैसा होता है? क्या हर कोई उसे अपनी मर्जी से काम पर लगा सकता है? उसी समय एक लड़का रोनन के पास आया। उसने जांचती हुई नजर से रोनन को देखा और कहा, हेलो रोनन, मैं तीसरे वर्ष का छात्र ओवेन हूँ। परिचय समारोह में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाकर तुमसे कुछ सीखना चाह रहा हूँ। क्या मेरे साथ एक अभ्यास मुकाबला करोगे? लेकिन इस समय रोनान का पूरा ध्यान केवल आदेशन पर था। उसका लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मगर ओवेन पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह अचानक मुड़ा और जोर से चिल्लाया, अरे ओ बेवकूफ, जाकर मेरा अभ्यास वाला भाला लेकर आ। ये सुनते ही आदेशन ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। वह जल्दी से लंबा भाला उठाकर ले आई, लेकिन ओवेन ने जानबूझकर फिर से उसे डांटना शुरू कर दिया। मैं कब का छोटे भाले का इस्तेमाल करने लगा हूँ, तुम अभी भी लंबा भाला लेकर आई हो, बेवकूफ। आदेशन ने धीमी आवाज में समझाया, माफ करना ओवेन, पिछली कक्षा में तुमने लंबा भाला ही इस्तेमाल किया था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ओवेन ने लंबा भाला उठाकर जोर से उसके सिर पर दे मारा। एक सहायक प्रशिक्षक होकर तुम्हें इतनी सी बात भी याद नहीं रहती? तुम्हें तो शुरू से इस कक्षा में पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। तुमने बड़ी मुश्किल से प्रोफेसर नीबी रॉजर से विनती करके यह मौका पाया है, फिर भी तुम इतना छोटा सा काम ठीक से नहीं कर सके। ओवेन की बात पूरी होने से पहले ही रोनान का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने आगे बढ़कर ओवेन का भाला मजबूती से पकड़ लिया। मैं तुम्हारी अभ्यास मुकाबले की चुनौती स्वीकार करता हूँ। आओ अब मेरे साथ लड़ो, तुम बदतमीज मूर्ख। रोनन के दिल में आदेशन का स्थान उसकी बड़ी बहन के बाद सबसे ऊपर था। वह कभी भी किसी को उसके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार करने की इजाजत नहीं दे सका था। ये देखकर ओवेन के होंठों पर मुस्कान आ गई। अभी तो तुम लड़ना ही नहीं चाहते थे। क्या अब इस बेवकूफ की तरफदारी करने आए हो, या फिर तुम दोनों के बीच कोई छिपा हुआ रिश्ता है? उसकी बात पूरी होने से पहले ही रोनन ने अपनी तलवार से ओवेन के भाले पर जोरदार वार किया। धमाके के साथ ओवेन कई दर्जन मीटर दूर जा गया। काफी मुश्किल से खुद को संभालने के बाद उसने रोनन की ओर अविश्वास से देखा। इसने तो जादुई शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया, फिर इसका वार इतना भयानक कैसे हो सका है? रोनन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लगातार छोटे भाले की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारा भाला बदल ही दूं। तो अब क्या तुम मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो? ओवेन ने नीचे देखा। उसके हाथ में पकड़ा लंबा भाला बीच से 2 टुकड़ों में टूट चुका था। बार बार हुए अपमान से उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने टूटे हुए भाले का नुकीला हिस्सा कसकर पकड़ा और पागलों की तरह रोनन पर झपट पड़ा। तेजी से आता हुआ हमला देकर भी रोनन अपनी जगह से नहीं हिला। जब भाले की नोक उससे केवल 0.01 सेंटीमीटर दूर रह गई, तभी उसने अचानक हाथ चलाया। सिर्फ एक साधारण से वार से उसने ओवेन को पीछे धकेल दिया। इसके तुरंत बाद रोनन ने तलवार का सपाट हिस्सा पूरी ताकत से ओवेन के चेहरे पर दे मारा। भारी ताकत के कारण ओवेन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह लगभग बेहोश हो गया। लेकिन रोनन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह फिर से आगे बढ़ा और उसे एक जोरदार ब्लैक मम्बा एल्बो स्ट्राइक मारा। इस पूरे हमले को सहने के बाद ओवेन जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। ये सब करने के बाद रोनन ने अपनी लकड़ी की तलवार उन छात्रों की ओर तान दी जिन्होंने पहले आदेशन को इधर उधर काम पर लगाया था। अब बारी तुम लोगों की है। इतने छोटे से काम के लिए भी तुम दूसरों को परेशान करते हो। क्या सहायक प्रशिक्षक तुम्हारे निजी नौकर हैं, या तुम्हें दूसरों को सताने में मजा आ रहा है? अगर ऐसा है तो आओ मुझे सता कर देखो, मैं बहुत आसान निशाना हूँ। यह कहते ही रोनन के शरीर से भयावह दबाव निकलने लगा। उसकी दमनकारी आभा से सामने खड़े कई छात्र डर के मारे कांपने लगे। आदेशन घबराकर तुरंत रोनन के सामने आकर खड़ी हो गई। रुक जाइए रोनन, मुझे नहीं पता कि आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन सच में मैं ठीक हूँ, कृपया शांत हो जाइए। लेकिन रोनन का जरा भी रुकने का इरादा नहीं था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये मूर्ख तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे। कम से कम इस साम्राज्य में कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। यह कहते हुए उसने धीरे से आदेशन को एक ओर कर दिया। आज अगर मैंने इन सबको सबक नहीं सिखाया तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। उसी समय नीबी रॉजर की गंभीर और अधिकारपूर्ण आवाज पूरे मैदान में गूंज
गूंज उठी। रोनन, ये तमाशा अब यहीं खत्म होगा। उनके बोलते ही एक भयानक दबाव पूरे प्रशिक्षण मैदान पर छा गया। रोनन वहीं का वहीं जड़ हो गया। ऐसा नहीं था कि वह हिलना नहीं चाहता था, बल्कि उसका शरीर उसकी बात ही नहीं मान रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई विशाल घात लगाए बैठा अजगर उसे घूर रहा हो। निबी रॉजर ने गंभीर स्वर में कहा, अभी तुम लोग सिर्फ अभ्यास मुकाबला कर रहे थे, इसलिए ओवन की चोटों की मैं जांच नहीं करूंगा। आखिर युद्ध भूमि में उसे इससे भी ज्यादा गंभीर चोटें लग सकती है, लेकिन अगर तुम इस मामले को और बढ़ाओगे तो एक शिक्षक होने के नाते मैं अब इसे अनदेखा नहीं कर सकता। रोनन ने दांत भींच लिए। उसे निबी रॉजर के इस रवैये से बेहद असंतोष था। वह अच्छी तरह जानते थे कि सहायक प्रशिक्षक के साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा था, फिर भी उन्होंने हमेशा अनदेखा करना ही चुना। निबी रॉजर ने कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने बस और कठोर स्वर में कहा, यह मेरे और सहायक प्रशिक्षक के बीच का मामला है। ये ऐसी बात नहीं है जिसमें तुम्हें दखल देना चाहिए। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, क्या तुम रुकने वाले हो या नहीं? ये सुनते ही रोनान की आंखें अचानक तेज हो उठी। उसने पूरी ताकत लगाकर निबी रॉजर के दबाव से अपने शरीर को छुड़ाने की कोशिश की। आखिरकार वह सफल हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और उसकी नोक निबी रॉजर की ओर कर दी। आप चाहे जितनी बार पूछ लें, मेरा जवाब हमेशा एक ही रहेगा, जब तक मैं अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर लेता मैं नहीं रुकूंगा। ये सुनकर निबी रॉजर ने बेबस होकर एक लंबी सांस ली। तो फिर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। उन्होंने धीरे से दो शब्द बोले। अगले ही पल रोनान को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक विशाल अजगर अपना खूंखार मुंह खोलकर उसकी ओर झपट पड़ा हो। बस एक पल में रोनान की चेतना चली गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने सपने में उसने एक बार फिर उस लौह हृदय महान सेनापति को देखा। वह समय था जब दैत्यों के विरुद्ध युद्ध में जीवित बचने की संभावना लगभग न के बराबर थी। फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सेनापति बनने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी। एक बार रोनान ने उससे पूछा था, आपने ऐसा क्यों किया? उसने रोनन से कहा था, मैं इस दुनिया में हर इंसान का एक ऐसा कर्तव्य होता है जिससे वह कभी मुंह नहीं मोड़ सका। इतना कहते ही दृश्य अचानक बदल गया। यह वह आखिरी क्षण था जब 80 करोड़ दैत्य प्रकट हुए थे। महान सेनापति ने मोती रोनन को सौंपते हुए राहत की सांस ली और कहा, रोनन, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी माफ मत करना, फिर क्योंकि मैंने अपने स्वार्थ के लिए इस साम्राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल दी। रोनन बेचैनी से इस बात का अर्थ पूछना चाहता था, लेकिन तभी उसकी आंख खुल गई। जब वह जागा तो उसने देखा कि अदेशन उसके बगल में बैठी थी। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। रोनन ने झेमते हुए सिर खुजाया। बस एक बुरा सपना था। अदेशन कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, माँ, तुमने आज जो किया, माँ, क्या वह मेरे लिए था? उइला। ये सुनते ही रोनन का चेहरा लाल हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। तब मुझे बचपन से ही दूसरों पर जुल्म करने वाले लोग पसंद नहीं है। अदेशन हल्के से मुस्कुरा दी। लगता है रोनन तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। पर मैं चाहती हूँ कि तुम इस वजह से इंस्ट्रक्टर निबी रॉजर और ओवन से नफरत मत करो, क्योंकि ये सब मैंने खुद उनसे कहा था। असल में इस कक्षा में सिर्फ मास्टर स्तर के छात्र ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं 1 साल रुक गई थी और अभी भी मुश्किल से जादुई शक्ति नियंत्रित कर पाती हूँ। मुझे यहाँ पढ़ने का अवसर मिलना ही मेरे लिए एक विशेष कृपा है। इसीलिए मैंने खुद जाकर इंस्ट्रक्टर निबी रॉजर से अनुरोध किया था कि चाहे छात्र मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करें, वो अनजान बने रहे। रोनन ये सुनकर पूरी तरह अवाक रह गया, क्योंकि अपने पिछले जीवन में जिस महान सेनापति अदेशन की आभा इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उससे डरते थे, उसे देखकर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में भी ऐसा दौर आया होगा। अदेशन ने आगे कहा, मन, जब मैंने यह विशेष अवसर स्वीकार किया है तो उसकी कीमत भी मुझे ही चुकानी चाहिए। लेकिन फिर भी रोनन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रोनन कुछ देर तक उसे देखता रहा। आखिरकार उसने पूछा, क्या तुम इतनी मेहनत इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम महान सेनापति बनना चाहती हो? ये सुनते ही अदेशन पूरी तरह चौंक गई। तुम्हें कैसे पता कि मेरा सपना महान सेनापति बनना है? क्या मैंने गलती से कभी किसी को बता दिया था? इतना कहकर उसने अपनी मुठियाओं कस ली। उसकी आंखों में फिर से दृढ़ संकल्प चमक उठा। भले ही अभी मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगी। रोनन लगातार उसे देखे जा रहा था। आदेशान को लगा कि शायद उसे उसका सपना अवास्तविक लग रहा है, इसलिए उसने जल्दी से समझाया, मुझे पता है कि यह सपना सुनने में बहुत असंभव लगा है, लेकिन मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सब इसी सपने को पूरा करने के लिए है। रोनन उसकी आंखों में चमकते उस दृढ़ विश्वास को देखता रहा। उसका मन और भी उलझ गया, क्योंकि पिछले जीवन में आदेशन की आखिरी इच्छा यही थी कि वह इस जीवन वाले आदेशन से कहे, न बस एक साधारण दर्जी बनकर शांति से जीवन बिताना। लेकिन उसके सामने खड़ी आदेशन की आंखों में अपने सपने के लिए अटूट जुनून था। रोनन से वो सलाह दी ही नहीं गई। आदेशन के चले जाने तक भी वह कुछ नहीं कह पाया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। कुछ दिन बाद जब रोनन सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे डुरेन का पत्र मिला। अगली सुबह वह उत्साह से आसेल और मार्लिया को लेकर लोहार खाने के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, लेकिन अंदर जाने पर वहां कोई भी नहीं मिला। मजबूर होकर तीनों ने खुद ही अंदर जाने की कोशिश की। काफी देर तक टटोलने के बाद रोनन को दीवार में छिपा हुआ गुप्त यंत्र मिल गया। जैसे ही लिफ्ट धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, सामने का दृश्य देखकर तीनों दंग रह गए। जो भूमिगत शहर पहले बेहद समृद्ध था, वह पूरी तरह खंडहर बन चुका था। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा फैला हुआ था। रोनन ने तुरंत असेल से उड़ान वाला जादू इस्तेमाल करने को कहा, ताकि वे तेजी से नीचे पहुंच सके। उसी समय कुछ लोहारों पर विशाल पत्थर के दैत्य हमला करने ही वाले थे। उनकी विशाल मुठियां सीधे उन पर गिरने वाली थी। सौभाग्य से आखिरी क्षण में रोनान वहां पहुंच गया। उसने तेज तलवार का वार किया। पत्थर के दैत्य के सीने पर बनी मोटी चट्टानी कवच एक ही वार में चकनाचूर हो गई। बचाए गए लोहारों की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना कम उम्र का लड़का केवल एक वार में इतनी मजबूत रक्षा वाले पत्थर के दैत्य को मार सकता है। रोनन दैत्य के टूटे हुए शरीर पर उतर गया और जल्दी से पूछा, तो यहाँ आखिर हुआ क्या है? लोहार अभी भी सदमे में थे। कांपती आवाज में उन्होंने पूरी घटना बताई। कुछ समय पहले जमीन के नीचे से अचानक दर्जनों पत्थर के दैत्य निकल आए थे। उन्होंने सामने आने वाली हर चीज को तोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वे लोहारों को भी मार
मार डालना चाहते थे। ज्यादातर दैत्य डूरिन और कई महान कारीगरों को पकड़कर अपने साथ ले गए। उसके बाद वे फिर से जमीन के नीचे गायब हो गए और जिसे रोनान ने अभी अभी मारा था वो यहाँ बचा हुआ आखिरी पत्थर का दैत्य था। ये जानने के बाद कि अब कोई खतरा नहीं बचा है, रोनन ने मार्लिया और असेल को वहीं रुकर घायलों की मदद करने के लिए कहा। वो खुद डूरिन और डिदीवे को बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़ गया। आखिर उसकी नई तलवार अभी भी डूरेन के पास थी। उसी समय भूमिगत शहर की और भी गहराई में डूरिन अपनी बाहों में कपड़े में लिपटी एक तलवार को कसकर पकड़े हुए था। उसके सामने डिदीवे खड़ा था। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। साफ था कि वो काफी देर से लड़ते लड़ते अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। डूरिन ने अपराध बोध से कहा, मैं सच में तुम्हारा आभारी हूँ कि तुम अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने आए, लेकिन तुम्हें यहाँ रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तुम्हारे पारदर्शी कवच की रक्षा शक्ति के सहारे तुम आसानी से यहाँ से निकल सके थे। अब तुम तुरंत चले जाओ। ये सुनते ही डिदीवे गुस्से से गरजा, इतनी ताकत अगर बेकार की बातें करने में लगाने के बजाय वह अपने हाथ में पकड़ी उस तलवार को एक बार घुमाने में लगाते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन डूरेन ने तलवार को और भी कसकर पकड़ लिया। द्रिनाई, यह मेरी सबसे बेहतरीन कृति है। इसका पहला वार किसी मील के पत्थर जैसा होगा। मैं जैसा इंसान जिसे तलवार चलानी भी नहीं आती, उसे इसे अपवित्र करने का कोई अधिकार नहीं है। डिदीवे यह सुनकर लगभग हंस पड़ा। अरे पागल बूढ़े, ये मजाक करने का समय नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कई पत्थर के दैत्य उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। उन्होंने अपनी विशाल हथेलियां ऊपर उठा ली और दोनों को कुचलने के लिए वार कर दिया। डिदीवे ने दांत भींचकर हमला रोकने की कोशिश की, लेकिन पत्थर के दैत्यों की ताकत उसकी सीमा से कहीं ज्यादा थी। उसके मुंह से खून की एक बड़ी धार निकल पड़ी। उसके पारदर्शी कवच का रक्षा जादू भी पूरी तरह टूट गया। जैसे ही दैत्य दोबारा हमला करने वाले थे, अचानक एक लाल चमक बिजली की तरह उनकी ओर आई। अनगिनत लाल तलवार वार एक पल में चारों ओर फैल गए। घेर कर खड़े सभी पत्थर के दैत्य चीखने का मौका भी नहीं पा सके और अनगिनत टुकड़ों में कट गए। अगले ही पल रोनन हल्के से उनके सामने आकर उतरा। उसने शांत स्वर में कहा, बाकी सब मुझे संभालने दो। रोनन को अचानक सामने देकर डूरेन और डिदीवे दोनों स्तब्ध रह गए। डूरेन ने हैरानी से पूछा, रास्ते में इतने सारे पत्थर के दैत्य थे, फिर तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? रोनन हल्का सा मुस्कुराया, मैं दूसरे लोहारों को बचाते समय उन्हें भी रास्ते में खत्म कर दिया। अब सिर्फ यहाँ वाले बाकी थे। इतना कहकर उसने डूरेन की ओर हाथ बढ़ाया। अब मेरी तलवार मुझे वापस दे दीजिए, ना मेरे हाथ की यह तलवार अब कुछ और वार भी नहीं सह पाएगी। डूरेन कुछ पल झिझका, फिर उसने तलवार पर बंधा कपड़ा खोलकर रोनन को सौंप दिया। ये सचमुच तुम्हारे लिए बनाई गई एक अद्वितीय तलवार है। न अफसोस बस इतना है कि मुझे अभी तक इसके लिए म्यान बनाने का समय नहीं मिला। जैसे ही रोनान ने तलवार की मूठ पकड़ी, वो थोड़ा चौंक गया। तलवार इतनी हल्की थी मानो उसका कोई वजन ही न हो, लेकिन उसकी हथेली में एक गर्म और शक्तिशाली ऊर्जा लगातार बह रही थी। रोनन मुस्कुराया, न ठीक है, न तो पहले इन पत्थर के दैत्यों पर इसकी ताकत आजमा ले रहे हैं। उसी समय सामने से कुछ और पत्थर के दैत्य उनकी ओर बढ़ने लगे। रोनन ने बिना एक पल गंवाए अपनी नई तलवार घुमा दी। एक चमकदार लाल तलवार प्रभा हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसकी भयानक शक्ति ने उन सभी पत्थर के दैत्यों को एक ही पल में टुकड़ों में उड़ा दिया। इस विनाशकारी ताकत को देखकर खुद रोनन भी स्तब्ध रह गया। अब उसे यकीन हो गया कि निबी रॉजर ने उससे झूठ नहीं कहा था। एक अच्छे हथियार और साधारण हथियार के बीच का अंतर सचमुच इतना विशाल हो सकता है। उधर डूरेन की आंखें उत्साह से चमक उठी। वह तुरंत पूछ बैठा, मगर कैसी लगी? क्या यह तलवार तुम्हारे हाथ में ठीक बैठी है? नान, इसका वजन पंख से भी हल्का है, लेकिन इसकी कठोरता मिथ्रिल से भी कहीं ज्यादा है। नान, और ड्रीम बर्ड के अंडे के खोल की वजह से इसमें एक विशेष क्षमता भी है। ये खून को सोकर अपने आप हुई क्षति की मरम्मत कर सकती है। इस तलवार का नाम लमांचा है। मैंने इसका नाम अपने सबसे प्रिय साहसी योद्धा के नाम पर रखा है। रोनन ने बिना किसी कंजूसी के डूरेन की खूब प्रशंसा की। उसने कहा कि यह अब तक की सबसे बेहतरीन तलवार है जिसे उसने हाथ में लिया है। ये सुनकर डूरेन खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आखिर किसी लोहार के लिए उसकी बनाई हुई कृति की प्रशंसा से बड़ा सम्मान कोई नहीं होता। उसी समय रोनन अचानक एक पत्थर के दैत्य के शव के पास गया। उसने उसके सिर के पीछे ध्यान से देखा। वहाँ एक अजीब सा जादुई चिन्ह बना हुआ था। रोनन तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पत्थर के दैत्य सामान्य परिस्थितियों में कभी झुंड बनाकर हमला नहीं करते जब तक कोई उन्हें उकसाए नहीं। वे खुद किसी पर हमला भी नहीं करते, इसलिए भूमिगत शहर पर उनका हमला निश्चित रूप से इस जादुई चिन्ह से जुड़ा हुआ था। सब लोग उस चिन्ह को देखकर उलझन में पड़ गए, यहाँ तक कि 400 साल से जीवित डूरेन ने भी सिर हिलाकर कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा जादुई चिन्ह कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि इस पर बची हुई जादुई शक्ति किसी साधारण जादूगर की नहीं हो सकती। ये सुनते ही रोनन के मन में गहरी बेचैनी पैदा हो गई। उसने तुरंत डिदीवी से कहा कि वह डूरेन को लेकर सुरक्षित स्थान पर चला जाए। वह खुद अकेले ही और भीतर जाकर जांच करेगा। ज्यादा दूर जाने के बाद रोनन ने देखा कि जमीन पर पड़े पैरों के निशान कुछ अलग है। पत्थर के दैत्यों के विशाल पैरों के निशानों के बीच इंसानों जैसे पैरों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, गुफा की दीवारों में चेतावनी देने वाले कई जादुई उपकरण भी लगाए गए थे, लेकिन क्योंकि रोनन के शरीर में जादुई शक्ति नहीं थी, इसलिए वे उपकरण उसे पहचान ही नहीं सके। कुछ देर बाद वह गुफा की सबसे गहरी जगह पर पहुंच गया। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने पहले देखे गए पत्थर के दैत्यों से कई गुना बड़ा एक सुनहरा पत्थर का दैत्य खड़ा था और उसके पास एक सफेद चोगा पहने आदमी खड़ा था। उस आदमी के होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अपनी हथेली में आगा गोला इकट्ठा किया और मुस्कुराते हुए कहा, अभी से मुझे लोहार खाने में इस्तेमाल होने वाले गंधक की गंध आ रही थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि सचमुच कोई यहाँ तक पहुंच जाएगा। इतना कहकर उसने सीधे रोनन की ओर आगा गोला फेंक दिया। रोनन ने तुरंत एक तरफ हटकर उसे आसानी से टाल दिया। यह देखकर सफेद चोगे वाला आदमी थोड़ा हैरान हुआ। अरे, लगता है तुम्हारी फुर्ती काफी अच्छी है, तो पहले तुम्हें जिंदा पकड़ लेते हैं। इतना कहते ही उसकी हथेली से अनगिनत जलती हुई आग की जंजीरें निकलकर रोनन की ओर लपक पड़ी। रोनन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। इतने बड़े पैमाने का मूठ जादू तुरंत इस्तेमाल कर पाना इस बात का प्रमाण था
था कि सामने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने लमांचा को कसकर पकड़ा और एक ही वार में सामने आती सारी आकी जंजीरों को काट डाला। इसके बाद रोनान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तुम लोग आखिर हो कौन? इतनी भी क्या जल्दी थी कि ऐसा काम करने के लिए यही जगह मिली? रोनन का यह घमंडी रवैया देखकर सफेद चोगे वाले आदमी की दिलचस्पी और बढ़ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, उम्मीद है तुम्हारी ताकत भी तुम्हारी जुबान जितनी ही तेज हो। पास खड़ी सफेद चोगा पहने महिला ने भौहें सिकोड़ ली। उसे लगा कि वह बेकार में समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन सफेद चोगे वाला आदमी बेपरवाही से बोला, वैसे भी हमारा काम पूरा हो चुका है। भूमिगत शहर के नष्ट हो जाने से साम्राज्य की हथियार बनाने की तकनीक बहुत पीछे चली जाएगी और वैसे भी जल्द ही पूरा साम्राज्य तारों की रोशनी में डूब जाएगा। अगर अब भी थोड़ा आनंद नहीं लिया तो फिर मौका ही नहीं मिलेगा। उसकी यह बात सुनते ही रोनन के मन में जोरदार झटका लगा, क्योंकि यह बात लगभग वैसी ही थी जैसी आयुध ने मरने से पहले कही थी। रोनन की आंखों में तुरंत क्रोध भर गया। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए पूछा, अभी तुमने जो कहा उसका क्या मतलब है? तुम जैसे गंदे चूहे आखिर हो कौन? रोनन के अचानक बदलते हुए भयानक तेवर देखकर सफेद चोगे वाला आदमी कुछ पल के लिए चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, इस लड़के का माहौल अचानक इतना डरावना कैसे हो गया? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने फिर से अपनी हथेली में आग इकट्ठी करनी शुरू कर दी, लेकिन उसका हाथ पूरी तरह उठ भी नहीं पाया था कि रोनन पल भर में उसके सामने पहुंच गया। सफेद चोगे वाला आदमी तो ये भी नहीं देख पाया कि रोनन ने तलवार कब चलाई। अगले ही क्षण उसका हाथ और शरीर का ऊपरी हिस्सा एक साथ कटकर अलग हो गया। रोनन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे अभी तुम लोगों से बहुत सी बातें पूछनी है, इसलिए फिलहाल चुपचाप जमीन पर पड़े रहो। यह दृश्य देखकर पास खड़ी सफेद चोगे वाली महिला पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की धार बहने लगी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तबे तुम आखिर हो कौन? रोनन ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह आगे बढ़ा और सीधे उसका गला पकड़ लिया। उसकी आंखों में जरा सी भी दया नहीं थी। अगर तुम भी इसकी तरह नहीं बनना चाहती तो बेहतर होगा कि मेरे सवालों का ईमानदारी से जवाब दो।